चलो तो आज हम लोग है ना हमारा जो कोड ऑन वेजेस वाला चैप्टर है वो खत्म करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा आज के दिन में, उतना बड़ा चैप्टर नहीं है लास्ट वाले कोड के जैसा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है आज अपने को, दैट इज योर बोनस। आई थिंक हमने लास्ट टाइम चालू किया था बोनस का थोड़ा सा चीज, एंड आज हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे, ठीक है। तो पूरा लेक्चर प्लीज ध्यान से और अच्छे से समझना। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ योर पेमेंट ऑफ बोनस। आई थिंक आपने कुछ स्टार्टिंग की एलिजिबिलिटी वगैरह लिखी थी, डन, ठीक है। लेट अस रिवाइज इट फटाफट से, देन विल गो टू द नेक्स्ट प्रोविजन, ठीक है। सो कोड ऑन वेजेस का चैप्टर नंबर 4 इज टॉकिंग अबाउट पेमेंट ऑफ बोनस, ठीक है। अपने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि बोनस का मीनिंग क्या होता है। सो बोनस इज समथिंग विच इज इन एडिशन टू द नॉर्मल वेज पेमेंट दैट इज डन, ठीक है। वेजेस का मतलब हुआ कि जो मॉनेटरी पेमेंट दिया जाएगा फॉर द वर्क दैट इज बीइंग डन बाय द वर्कर, ठीक है। बोनस इज समथिंग इन एडिशन टू द नॉर्मल वेज पेमेंट, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, देखो जो पेमेंट ऑफ बोनस बना है ना, ये हम लोगों ने बनाया है कि कुछ ऐसे वर्कर्स जो कुछ कैटेगरी में आते हैं अप टू दिस सैलरी लिमिट एंड वेज लिमिट, उनको कंपलसरी बोनस आपको देना चाहिए। तो हमने लास्ट लेक्चर में पता है एम्प्लॉयर के साइड से एंड एम्प्लॉइज के साइड से देखा था कि क्या बोनस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज द थिंग। अब बात करते हैं अबाउट हु इज एलिजिबल फॉर गेटिंग द बोनस, विच एम्प्लॉय विच कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स आर एलिजिबल फॉर बोनस। जो वर्कर दो कंडीशंस को साथ में फुलफिल करता है इज एलिजिबल फॉर दिस बोनस। पहला, आप लोग बोलोगे कि वेज लिमिट जितना होगा एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, दैट पर्सन विल बी एलिजिबल। एंड दूसरा, सोचो कल ही एक वर्कर ज्वाइन किया, आज बोनस दे दोगे उसको? नहीं। तो कम से कम he has worked for not less than 30 days in an accounting year। प्लीज याद रखना यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर आएगा, ठीक है। So the worker who is fulfilling the both the conditions, which is the wage limit is up to the limit prescribed by the appropriate government। अच्छा, पहले एक्ट में एप्लीकेबल लिखा हुआ था, अब वो लोगों ने अमाउंट नहीं लिखी है, उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो जब तक कोई अमाउंट नहीं आता या जब तक कुछ डिस्क्राइब नहीं होता, हम वो पास्ट वाला ही कंसिडर करेंगे, विच इज अप टू 21,000 पर मंथ, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोलता है कि जिस भी वर्कर ने नॉट लेस देन 30 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर काम किया, ही इज एलिजिबल फॉर द बोनस, ठीक है। अब इसमें प्रोविजन आपको क्या क्या दिया हुआ है, सी अपने को वर्कर्स के राइट तो सिक्योर करने, दैट इज द फर्स्ट थिंग, बट दैट डजंट मीन कि हम लोग एम्प्लॉयर्स के राइट्स को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो हमने ना वर्कर्स के राइट को सिक्योर करने के लिए रखा हुआ है एक मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस, एंड पूरा का पूरा प्रॉफिट का पैसा आपको वर्कर को दे नहीं देना है, इसीलिए हमने रखा हुआ है कुछ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या है उसके बारे में। देन आपको दिया हुआ है, देखो जेन्युइनली किसी साल में हमारे एम्प्लॉयर को लॉस हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा टाइम बिजनेस का होता है जो खराब चल रहा है, उसमें अगर हमारे एम्प्लॉयर को लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उसका इंटेंशन ऐसा था कि वो जानबूझ के बोनस नहीं देना चाहता, या जेन्युइनली उसके यहाँ पे लॉस हुआ है, इट्स द जेन्युइन लॉस, ठीक है। तो हमको कुछ तो प्रोविजन बनानी चाहिए कि क्या हम उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है किसी टाइम पे कि प्रॉफिट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई हुआ, ठीक है, और हमारा एम्प्लॉयर बोलता है नहीं नहीं फिर भी मैं मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस ही दूंगा, तो वो भी नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ सेट ऑफ एंड सेट ऑन के प्रोविजन भी बनाए हुए जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देन आज आप कुछ नए टर्म्स के बारे में सीखने वाले हो, जिसको हम लोग बोलते हैं अवेलेबल सरप्लस, देन हम लोग बोलते हैं अलोकेबल सरप्लस, एंड बोनस दिया जाएगा प्रॉफिट में। एंड ये प्रॉफिट कौन सा होगा, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर माइनस डिडक्टिंग ऑल द मैंडेटरी एक्सपेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डन, ठीक है। तो आज आप ये कैलकुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हो, एंड इसमें ना आप लोगों को कुछ और एडिशनल चीजें आएगी कि प्रॉफिट हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट कब कंसिडर करेंगे, कब माना जाएगा कि एम्प्लॉयज को पूरा पैसा दिया जाएगा। देखो ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय पूरे साल प्रेजेंट ना रहा हो, ठीक है, तो फिर हम लोग उसको कितना बोनस देंगे, विल ही बी एलिजिबल और नॉट, ऐसी सारी चीजें आज आप लोगों को आएगी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। वंस दिस चैप्टर इज डन, फिर कोड ऑन वेजेस में ना बहुत ही सिंपल चीजें है, ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, एंड बस फटाफट से वो चीजें खत्म हो जाएगी, ठीक है। बट मेन पार्ट जब तक ये पूरा का पूरा बोनस खत्म नहीं होता ना, तब तक बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो पहले ना हम लोग बेसिक और इजी वाले जो प्रोविजन है ना वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बोनस कितना है, ठीक है। देन टाइम लिमिट होना चाहिए कुछ बोनस पे करने के लिए,
है ना, कि एक टाइम लिमिट तक बोनस पे हो जाना चाहिए। जैसे वेज के लिए टाइम लिमिट था कि इतने टाइम तक वेज पेमेंट हो जाना चाहिए, वैसे बोनस के लिए। तो ये एक इजी थियोरी क्वेश्चन है। देन आप लोग पढ़ोगे अबाउट जैसे एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर। बराबर, मतलब कौन से एस्टैब्लिशमेंट्स में कौन सी जगहों पे इधर वाला ये बोनस कंपलसरी एप्लीकेबल होगा। एंड वो तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर है उसकी ना एक बहुत बड़ी सी लिस्ट दिया हुआ है कि ये सारी लिस्ट में और इस सारे एम्प्लॉइज में पेमेंट ऑफ बोनस एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम पहले ये थ्योरी क्वेश्चंस करते, इजी वाले क्वेश्चंस करते, एंड देन फाइनली वी विल मूव ऑन टू दैट कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो चलो फटाफट से लेट अस सी द सेम। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने ये लिखा था क्या, एलिजिबिलिटी फॉर बोनस, आई थिंक इधर तक लिखा था ना ये वाला। चलो फटाफट से देखते क्या दिया हुआ था। सो एलिजिबिलिटी फॉर बोनस, और यू कैन से द फीचर्स फॉर द बोनस सेज दैट इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर बोनस एंटाइटलमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, लिंकिंग इट टू द वेजेस, अलोकेबल सरप्लस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। देखो अलोकेबल सरप्लस वर्ड आ गया, प्रॉफिटेबिलिटी आ गया, एंड अवेलेबल सरप्लस आप लोगों को आएगा। देन इट एंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज रिसीव मिनिमम स्टैट्यूटरी बोनस irrespective of whatever the employer's financial performance is there. ठीक है, and then providing for higher bonuses when the surplus profit exists. ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स हो गए। अच्छा, एलिजिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, कब एम्प्लॉय एलिजिबल होगा फॉर रिसीविंग द बोनस, बोथ द कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड। पहला क्या, the wages which is not exceeding such amount as may be prescribed by your appropriate government, and कितना अज्यूम करोगे, that is your 21,000 per month। दूसरा, who has put in at least 30 days of work in an accounting year। इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं towards the next thing। ठीक है, अब आप लोग समझोगे अबाउट मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बोनस। ठीक है, वापस मैं बता रही हूँ व्हाई वी हैव सेट दिस मिनिमम एंड व्हाई वी हैव सेट दिस मैक्सिमम। मिनिमम का मतलब ये हुआ कि चाहे एम्प्लॉयर की फाइनेंशियल कंडीशन उस साल में कुछ भी हो, मतलब कितना भी प्रॉफिट हो कितना भी लॉस हो, वॉट एवर इज द फाइनेंशियल कंडीशन, हमारे एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज को कम से कम इतना बोनस तो देना ही पड़ेगा। बराबर, मिनिमम से नीचे जा सकता है क्या, नहीं, और मैक्सिमम से ऊपर जा सकता है क्या, नहीं। ठीक है, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज आर स्पेसिफाइड। अब ध्यान से सुनना। ठीक है, दिस इज योर परसेंटेज 8.33 परसेंटेज ऑफ आइदर सैलरी और वेज। बराबर, ये सिंपल है। सपोज 10,000 रुपए की सैलरी है हमारे वर्कर की, तो 10,000 इंटू 8.33 परसेंटेज, जो भी तुम्हारी फिगर आती है, दिस विल बी द मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस। इतनी बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पे और एक चीज दिया हुआ है, और ₹100। ठीक है, विच एवर इज हायर। समझ आया कुछ? तो मिनिमम बोनस ये बोलता है आप या तो परसेंटेज देखोगे या अमाउंट देखोगे, दोनों में से whichever is higher that will be your minimum amount of bonus। that will be कि एम्प्लॉयर को इतना पैसा, इतना बोनस तो हमारे वर्कर को देना ही है। ओके, अच्छा 100 रुपए तो बहुत कम लग रहे है ना, क्यों रखा हुआ है? 8.33% समझ में आया, क्योंकि 10,000 की सैलरी से हमने 8.33, why 100 रुपीज इज केप्ट। समझो, हम ना वर्कर की बात कर रहे हैं। कुछ जगहों पे आज की तारीख में भी वर्कर की वेजेस इतनी लो है कि हम लोगों को ये 100 रुपए वाला अमाउंट रखना पड़ा। नाउ जस्ट इमेजिन, ये 8.33% आप जब कैलकुलेट कर रहे थे ऑफ द सैलरी और द वेज, सपोज आपको अमाउंट मिला 70 रुपीज। बराबर, वर्कर की वेज इतनी कम है, उसका 8.33% किया ना, तो मुझे यहाँ पे अमाउंट मिली 70 रुपीज। बराबर, अब क्या 70 रुपीज आप दोगे बोनस? तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 100 रखा है फॉर दैट पर्टिकुलर केस। अब क्या देखने का, आइदर 70 और 100 whichever इज हायर। ये समझ में आया क्या? तो आप लोग नॉर्मली हर जगह जहाँ कैलकुलेशन करोगे, इट विल बी 8.33% ऑफ द सैलरी और द वेज ओनली। बट किसी जगह पे लॉ ने इसीलिए ये प्रोविजन रखा हुआ है कि किसी जगह पे अगर वर्कर की वेज लिमिट बहुत कम है, बहुत कम वेजेस है उसका, तो अगर ऐसे 50, 60 रुपए या 70 रुपए ऐसे कुछ अमाउंट आता है जो 100 से भी कम हो, तो कम से कम उसको फिर 100 रुपए का बोनस देना पड़ेगा। ये बात समझ में आई क्या? ओके, तो ये हम लोगों ने मिनिमम अमाउंट रखे, मिनिमम परसेंटेज रखे, किसके राइट सिक्योर किए? एम्प्लॉइज के। ठीक है, ताकि एम्प्लॉयर ना उनको इससे नीचे वेजेस, इसके नीचे बोनस तो ना ही दे। बराबर, अब हम लोगों ने ना एक मैक्सिमम परसेंटेज भी रखा हुआ है, विच इज
20% ऑफ सैलरी स्लैश वेज, बराबर। अच्छा, ये मैक्सिमम क्यों रखा हुआ है? टू सिक्योर द राइट्स ऑफ एन एम्प्लॉयर। देखो भाई, एम्प्लॉयर को जो भी प्रॉफिट होता है, आपको क्या लगता है प्रॉफिट का पूरा अमाउंट एम्प्लॉयर अपने घर लेके जाता है या बिजनेस का प्रॉफिट होता है? क्यों? उसमें से टैक्स माइनस नहीं होता, उस पर बाकी के खर्चे माइनस नहीं होते। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्कर को बोनस देना, उतने ही बाकी के खर्चे भी इंपॉर्टेंट है। टैक्स भी भरना पड़ेगा और भी खर्चे करने पड़ेंगे, तो हम सारा का सारा अमाउंट तो हम लोग बोनस निकाल के नहीं दे सकते, बराबर। इसीलिए हम लोगों ने रखा हुआ है एक मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बोनस विच इज योर 20% ऑफ द सैलरी और द वेजेस। अब क्या 20% से आगे जा सकते हैं हम लोग? ज्यादा दे सकते हैं? नहीं। क्या इतनी बात समझ में आया? पक्का समझ में आया? तो दिस इज योर मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बोनस। तो मिनिमम परसेंटेज कितना हुआ? 8.33% ऑफ द सैलरी और द वेजेस और ₹100 विच एवर इज हायर, ठीक है। और अब जब आप मैक्सिमम परसेंटेज देखोगे तो इट विल बी 20% ऑफ द सैलरी और द वेजेस। इतनी बात क्लियर है? आई वुड ऐड वन मोर पॉइंट हियर। अब आप लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सुना होगा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, ऐसा कुछ सुना है? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, सुनो अभी, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? व्हाट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस? प्रोडक्टिविटी मतलब कुछ जितना प्रोडक्शन किया, प्रोडक्टिविटी दैट इज योर प्रोडक्शन, उससे लिंक होता हुआ बोनस। इतनी बात समझ में आई? ओके, नाउ सी, हम लोगों ने ना मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑलरेडी सेट कर दिए, बट ये मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोडक्शन और एनी अदर एक्टिविटी। ये तो वो बात है कि आप लोगों को जो जनरली सारे एम्प्लॉइज को देना है, ये उसकी परसेंटेज की बात है, मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, ठीक है। बट हमारा यहाँ पे जो वर्कर है ना, वो थोड़ा सा स्मार्ट है। हमारा वर्कर ना अपने एम्प्लॉयर के पास जाता है और एम्प्लॉयर को बोलता है चलो ठीक है, आप मुझे मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज में जो भी रेंज है आप मुझे बोनस तो दोगे, ये तो फिक्स हुआ, बट अगर मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ और प्रोडक्शन बढ़ाता हूँ तो क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है क्या? बराबर। तो अपने वर्कर ने ऐसी बात की अपने एम्प्लॉयर से जाके, तो हमारा एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि ठीक है चल, तू जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा मैं आपको उसके ऊपर, ये मिनिमम के ऊपर वो प्रोडक्शन लिंक्ड वाला बोनस भी दूंगा। ये बराबर बात समझ में आई? बट इसकी पहली कंडीशन है कि देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट और एन सेटलमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर, ठीक है। अब ये लोग रिटर्न में डिसाइड करेंगे, जैसे अगर समझो इस वाले केस में ऐसा डिसाइड हुआ कि ठीक है मैं आपको मिनिमम इतना परसेंटेज जो 8.33 है वो तो बोनस दूंगा ही, प्लस प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस भी दूंगा, एंड चलो हम प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का एक परसेंटेज रखते हैं विच इज 10%। ये समझ में आया? तो ये अग्रीमेंट हुआ एंड हम लोग ने ये अग्रीमेंट को अग्री किया, एम्प्लॉयर के साइड से भी एंड एम्प्लॉय के साइड से भी। तो दिस प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस कैन ऑल्सो बी गिवन, बराबर। तो इसको बोला जाता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा आपको वो बोनस दिया जाएगा। बट क्या प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देना मैंडेटरी है सबको? नहीं। दिस विल बी ओनली विथ रिस्पेक्ट टू एन अग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर, ठीक है। तो अब समझो, दिस इज नॉट मैंडेटरी टू बी पेड टू एवरी वर्कर। ये बात होगी अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में तो दिया जाएगा, बट ये मिनिमम एंड मैक्सिमम तो मैंडेटरी है सारे केस में, ठीक है। बस अब प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की एक लास्ट कंडीशन है, वो ये बोलती है कि आप मिनिमम बोनस प्लस प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जो भी आप देते हो एंड आपका यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आया, इट शेल नॉट एक्सीड द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बोनस। मतलब सपोज हमारा इधर था 8.33%, मिनिमम तो उतना ही है, फिर अग्रीमेंट में कितना डिसाइड हुआ? 10%, टोटल कितना आया? 18.33%। इज इट एक्सीडिंग द 20% का क्राइटेरिया? नो। तो क्या ये परसेंटेज चलेगा? ये। बट अगर हमारे बीच डिसाइड हुआ होता और सपोज परसेंटेज आता 25.33, क्या ये चीज चलती? नहीं, बिकॉज इट इज एक्सीडिंग द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बोनस। कुछ बात समझ में आया? तो आप लोगों को वो लोग प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का ऐसे 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब आज बोनस का पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना, जितना भी उसमें प्रोविजन दिए हुए, उसमें से वो लोग किसी में भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, थ्योरी क्वेश्चन, सम, केस स्टडी, व्हाटएवर, ठीक है। तो प्लीज ध्यान देना। तो हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी। पहला आप लोगों का मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बोनस। मिनिमम कितना? 8.33% ऑफ द
सैलरी और द वेज और ₹100 विच एवर इज हायर, ठीक है। 100 का लॉजिक समझ गया, टू प्रोटेक्ट दोज वर्कर जिनकी वेजेस इतनी कम है कि जब उसका 8.33 निकालोगे तो कुछ 50 रुपए 100 से कम रुपए आएगा, इसीलिए हमने बोला कि भाई 100 रुपया तो कंपलसरी आप दोगे, ठीक है। एंड मैक्सिमम परसेंटेज कितना है, तो हमारा 20% ऑफ द सैलरी और द वेजेस, ठीक है। नाउ देयर इज ऑल्सो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन से लिंक हुआ बोनस। अगर देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन अवर एम्प्लॉयर एंड द वर्कर कि क्या मैं अगर प्रोडक्शन में ज्यादा मदद करता हूँ, ज्यादा हेल्प करता हूँ, तो क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा क्या, तो एम्प्लॉयर बोलता है ठीक है मैं आपको वो एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो दोनों के बीच में अग्रीमेंट सेटलमेंट हुआ एंड दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है 10% वुड बी दैट मच परसेंटेज जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के साथ में होगा ओवर एंड अबाउट द मिनिमम रेट ऑफ बोनस, ठीक है। सो अब हमारा फाइनल परसेंटेज आया 18.33%, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस होगा दैट शैल नॉट एक्सीड द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बोनस, मतलब 20% से ऊपर जाना नहीं चाहिए। गया कुछ बात दिमाग में, पक्का? देखते हैं। So now see the minimum and maximum percentage of bonus and the productivity linked bonus. देखो, so minimum bonus आप लोग बोलोगे that is annual bonus calculated at 8.33% of the wages or ₹100 whichever is higher shall be payable whether or not the employer has any allocable surplus during the previous accounting year. अभी क्या है allocable surplus, थोड़ी देर में सब कुछ पता चलने वाला है, ठीक है। Now the maximum bonus is 20% of the salary or the wages, ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस देखो, any demand for bonus which is beyond the statutory minimum determined, then either it is based on production or it is in a productivity in an accounting year, it shall be determined by an agreement or settlement between the employer and the employee, ठीक है। However, you have to take care that the total percentage of bonus including the minimum bonus shall not exceed 20% of the wages. इतनी बात क्लियर हो गई, पक्का? ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अब हम लोगों ने बताया कल के दिन में या जब भी लास्ट लेक्चर में और आज भी जब अपने रिवाइज किया तो हम लोगों ने पढ़ा था एलिजिबिलिटी फॉर बोनस, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय कब एलिजिबल होता है बोनस के लिए, तो व्हेन ही सैटिस्फाइंग द 2 कंडीशन तब वो एलिजिबल होता है बोनस के लिए। एंड वो 2 कंडीशंस क्या थी, दैट वेजेस इज अप टू दैट मच अमाउंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्लस ही हैज वर्क फॉर नॉट लेस देन 30 वर्किंग डेज 30 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस भी होना चाहिए। सी, बोनस एम्प्लॉय को दिया जा रहा है उसको मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए, लेबर टर्नओवर रेट को कम करने के लिए और उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। बट अगर हमारा वर्कर एकदम मस्त कबीर सिंह टाइप का एकदम रेड फ्लैग, एकदम रेड का भी रेड फ्लैग हो, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है और उसी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड करता है, ठीक है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में राइटियस या वायलेंट बिहेवियर करता है, या उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉश एक्ट पढ़ा था हमने, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा मिसकंडक्ट करता है, तो क्या हमारा एम्प्लॉयर उसको बुला के एकदम बहुत शाबाशी देगा कि बहुत अच्छा फ्रॉड किया आपने कंपनी के अंदर, इसको कंटिन्यू रखो और लो तुमको मोटिवेशन के तौर पे हम लोग बोनस भी दे रहे हैं। वेरी इलॉजिकल थिंग। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस भी कुछ होना चाहिए। हम अच्छे एम्प्लॉइज की मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अगर उसको बोनस दे सकते हैं तो जो एम्प्लॉय ऐसे गलत काम करेगा उसको डिस्क्वालीफाई भी तो कर सकते हैं बोनस के लिए एंड टर्मिनेट भी तो कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हेन एन एम्प्लॉय और अ वर्कर इज डिस्क्वालीफाइड फॉर द बोनस, मतलब उसको इस सिचुएशन में बोनस दिया जाएगा ही नहीं, बराबर। तो देखो इसने क्या किया है, तो एम्प्लॉय शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिसीविंग बोनस इफ ही इज डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, मतलब उसको काम से ही निकाला गया है क्योंकि उसने ऑर्गेनाइजेशन में किया है फ्रॉड, या तो उसने राइटियस या वायलेंट बिहेवियर किया है इन द प्रेमाइसेस इटसेल्फ, इसने थेफ्ट किया है, मिसअप्रोप्रिएशन किया है या सैबोटेज ऑफ प्रॉपर्टी किया है इन द एस्टैब्लिशमेंट, एंड इसने सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा कुछ मिसकंडक्ट किया है और कन्विक्ट भी हो गया है। तो क्या ऐसे एम्प्लॉय को बुला के आप बोनस देने वाले हो? एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। अगेन अ पोटेंशियल क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स की व्हेन एन वर्कर इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिसीविंग अ बोनस। सिंपल चीजें है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, नाउ आई वांट टू टेल यू अ सिचुएशन, दिस इज द नेक्स्ट प्रोविजन वी आर हेडिंग ऑन टुवर्ड, बट उससे पहले मुझे ये बताओ, सपोज वर्कर का ना इस साल का बोनस का अमाउंट आया है
एज पर द कैलकुलेशन इज 5,000 रुपीज, ठीक है। जो हम लोगों ने अभी बाय लॉ देखा ना, कंपल्सरी बोनस देना है, हमने कैलकुलेशन किया और बोनस का अमाउंट आया 5,000 रुपीज, ठीक है। अभी हमारे एम्प्लॉयर ने ना, दिवाली आई थी, दिवाली, तो 3,000 रुपए बोनस ऑलरेडी दे दिया, ठीक है। ये बोनस उसने ऐसे ही दिया था अपने वर्कर को, जैसे फेस्टिवल वगैरह आते तो एम्प्लॉयर ने सबको खुश होके इतना बोनस दे दिया, ठीक है। अब मुझे एक सिचुएशन बताओ, ईयर एंड पे क्या इसको पूरा का पूरा 5,000 देना पड़ेगा, या फिर ये 5,000 में से 3,000 माइनस करके बचा हुआ 2,000 का बोनस देगा? 5,000 की 2,000 आएगा। समझो क्वेश्चन और प्रोविजन ये बोल रहा है हमारा अगला वाला, एडजस्टमेंट ऑफ एनी बोनस विच इज गिवन प्रायर टू योर पेमेंट ऑफ बोनस। मतलब अगर पूरे साल में जैसे कुछ फेस्टिवल में कोई कस्टम्स या रिचुअल्स के टाइम पे या कोई पूजा बोनस हमारे एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी दे दिया, ठीक है। सी उसने उस टाइम पे ना कुछ कैलकुलेशन नहीं किया था, उसने रैंडम सारे वर्कर को 1,000 रुपए 2,000 जो भी अमाउंट है उसका बोनस दे दिया, ठीक है। तो जब अब ईयर एंड पे उसको जो लॉ वाइज भी बोनस देना है उसमें से तो वो ऑब्वियसली इतना अमाउंट माइनस करके ही पेमेंट करेगा ना, क्या उसके ऊपर भी पेमेंट करेगा? नहीं। तो यहाँ पे एक प्रोविजन छोटा सा ऐसा बनाया हुआ है कि व्हेन एन एम्प्लॉयर हैज ऑलरेडी पेड अ सर्टेन अमाउंट एज अ बोनस with respect to whatever reason, it is festival or it is पूजा बोनस, it is customary bonus, whatever, ठीक है। तो जब ईयर एंड पे उसको एक्चुअली बोनस देना है एज पर योर लॉ, तब वो जो फेस्टिवल में बोनस मिला था उसकी अमाउंट को माइनस करके बचा हुआ अमाउंट बोनस देगा। ये तो लॉजिकल चीज है ना। जैसे पता है हम लोग सैलरी एडवांस दे देते हैं अपने, कोई भी ऐसे हाउस हेल्प वगैरह आता है तो हम लोग जब बाकी का सैलरी देते हैं तो उसमें से जो एडवांस वाला सैलरी वो माइनस करके ही देते हैं ना। सेम टू सेम मैनर फॉर दिस पर्टिकुलर बोनस, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट प्रोविजन क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ कस्टमरी और इंटरिम बोनस अगेंस्ट द बोनस पेएबल। इंटरिम मतलब बीच में, साल के बीच में ही हमने बोनस दे दिया, या कस्टमरी मतलब हम लोग ने कोई फेस्टिवल या किसी रीजन की वजह से बोनस दिया, ठीक है। सो नाउ सी the employer shall be entitled to deduct the amount as paid as from the amount of bonus payable by him to an employee where he has paid any puja bonus or other customary bonus to the employee, or he has paid a part of the bonus payable before the date on which such bonus was actually becomes payable. अब rest of the case में only the balance amount will be received by your employee. ये समझ में आया? Very clear with this. Now अब नेक्स्ट वाला प्रोविजन बोल रहा है डिडक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द बोनस पेएबल। आपको याद है वो वेजेस में हमने कुछ ऑथराइज्ड डिडक्शंस किए थे, उसमें एक पॉइंट आया था कि एम्प्लॉयर को नुकसान हो जाता है, डैमेजेस और लॉस ड्यू टू एम्प्लॉय नेग्लिजेंस इटसेल्फ, तो हम लोग उसी की वेजेस में से माइनस कर रहे थे। तो ऐसा कुछ सिनेरियो हम लोग बोनस में से भी तो माइनस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला प्रोविजन बोलता है डिडक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द बोनस पेएबल। नाउ सी where the employee is found guilty of misconduct causing financial loss to the employer, तब तो भाई obviously the employer shall be lawful to deduct the amount of loss from the bonus, and फिर एम्प्लॉय को जो बचा हुआ अमाउंट होगा ना बोनस का वही मिलेगा, और वो भी उस केस में कि अगर कुछ बचा हुआ अमाउंट बचा है तो, बाकी का नहीं तो उसी केस में बोनस में से कट हो जाएगा। अरे कुछ समझ रहा है क्या? वेरी सिंपल एंड शॉर्ट प्रोविजंस आर गिवन। इतना समझ में आया पक्का? तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया वो देखो। तो एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, वो एलिजिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय टू रिसीव बोनस वो हो गया। अब बोनस देना है तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना दोगे। तो 8.33% और 100 रुपीज विच एवर इज हायर। मैक्सिमम कितना दोगे तो 20% ऑफ द वेजेस, ठीक है। क्या प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस दिया जा सकता है? यस। कितना देंगे और कब देंगे? तो पहले तो ना एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में एक अग्रीमेंट सेटलमेंट होना चाहिए, उसके बाद में हम लोग जितना भी परसेंटेज बोनस दे रहे हैं दैट इज फाइन, बट इट शुड नॉट एक्सीड द 20% ऑफ दैट वेजेस और सैलरी। अभी 20% कैसे आया? तो मैक्सिमम अमाउंट जो है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, बराबर। नेक्स्ट प्रोविजन एकदम छोटू से प्रोविजन, कौन से ऐसे केसेस जब हमारा वर्कर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम रिसीविंग द बोनस, दैट इज फ्रॉड, राइटियस बिहेवियर या थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में वो कन्विक्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है अबाउट डिडक्शन एंड डिडक्शन। क्या मतलब? तो अगर हमारे एम्प्लॉयर ने साल के बीच में ही कुछ अमाउंट बोनस दे दिया, ठीक है, अब वो फेस्टिवल रीजन से दिया, जो भी रीजन की वजह से दिया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब बोनस कैलकुलेट करके पे करने की बात आएगी तो जो बैलेंस अमाउंट होगा वही वापस से पे किया जाएगा, ठीक है। दूसरा डिडक्शन बात करता है कि अगर हमारे वर्कर ने कुछ
ऐसा कुछ काम किया जिसकी वजह से एम्प्लॉयर को लॉस हुआ, तो भी वापस हमारा एम्प्लॉयर विल बी लॉफुल एंड ऑथोराइज्ड टू डिडक्ट दैट मच अमाउंट फ्रॉम द बोनस ऑफ द वर्कर। फिर जो बैलेंस अमाउंट होगा इफ एनी विल बी पेड टू द वर्कर। इतनी बात क्लियर हुई क्या? चलो तो पहले हम लोग इतना लिखते हैं फटाफट से, देना नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ लिया मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस कितना देना है, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस क्या होगा। अब लेट्स गो टू दैट टॉपिक विच टॉक्स अबाउट टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। ठीक है, हमारे वर्कर जितने टाइम में एलिजिबल होता है उसको कितने टाइम में बोनस मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम लोग कौन सा ईयर काउंट कर रहे हैं, विच ईयर वी हैव टेकन इनटू अकाउंट, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो अब टाइम लिमिट है ना, दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, अभी सुनना ध्यान से, अगर नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस मतलब एम्प्लॉयर ने बोला कि आपको इतना बोनस हम लोग देने वाले 10% बोनस, वर्कर बोलता है कि ठीक है बराबर है, मुझे जितना बोनस मिला है वो बराबर अमाउंट है। ठीक है, तो ये हुआ नॉर्मल केस, मतलब एम्प्लॉयर एंड वर्कर के बीच में डिस्प्यूट नहीं हुआ है बोनस के अमाउंट को लेके। ठीक है, तो विद द नॉर्मल केसेस द बोनस मस्ट बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 8 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ओके, तो क्या बोला नॉर्मल वाले केस में, पहला केस बोलता है कि व्हेन देयर इज एलिजिबिलिटी ऑफ द वर्कर एंड वर्कर में इतना पेमेंट ऑफ बोनस आना चाहिए, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, तो नॉर्मल केसेस में हर साल बोनस विल बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 8 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। बराबर, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, देखो पैसे का मामला है, ऊपर से बोनस का मामला है, तो हमारे एम्प्लॉयर एंड वर्कर के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, एम्प्लॉयर बोलता है मेरे हिसाब से आपको 2000 बोनस मिलना चाहिए, वर्कर बोलता है नहीं मेरे हिसाब से 5000 रुपए बोनस मिलना चाहिए, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट, विच इज रिगार्डिंग व्हाट, द अमाउंट ऑफ बोनस। ठीक है, अब दोनों ही आपस में लड़ते रहेंगे कि किसी अथॉरिटी को जाके रिफर करेंगे, दे विल गो टू द अथॉरिटी टू रिफर द मैटर। ठीक है, अब अथॉरिटी के पास या तो दे कैन गो टू द कोर्ट, कोर्ट सेटलमेंट करेंगे, या करेंगे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। सिंपल, अब किधर भी गए हो वो लोग, चाहे कोर्ट पे गए हो या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पे गए हो, हमारा कोर्ट इनको देगा एक फाइनल डिसीजन। ठीक है, वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है, कोर्ट सारे मैटर्स बेसिस को कंसिडर करेगा, कोर्ट को लगता है कि नहीं उसको ज्यादा बोनस मिलना चाहिए, लगता है कम बोनस मिलना चाहिए, व्हाटएवर डिसीजन दे दिया कोर्ट ने कि एम्प्लॉयर हैज टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ बोनस, या जो भी डिसीजन आया। अब कोर्ट के डिसीजन के विद इन 1 month पेमेंट ऑफ बोनस हो जाना चाहिए, मतलब डिसीजन आज आया तो आज से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर कोर्ट ने जो अमाउंट ऑफ बोनस बोला है वो अमाउंट हमारे वर्कर को पे हो जाना चाहिए। ये बात समझ में आई? तो नॉर्मल केस एंड डिस्प्यूटेड केस समझ में आया। नॉर्मल केस मतलब एम्प्लॉयर एंड वर्कर के बीच में सब कुछ सही है, हर साल जो बोनस पेमेंट होता है तो हर साल बोनस पेमेंट कितने टाइम में होगा, तो विद इन 8 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ईयर। लेकिन किसी साल में या कभी भी हमारे वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है कि इतना अमाउंट नहीं, मुझे इतना अमाउंट चाहिए बोनस के लिए, तो हमारे लोग गए हैं कोर्ट के पास या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने। अब कोर्ट पे गए होंगे तो कोर्ट का डिसीजन या ऑर्डर या जजमेंट, या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट गए रहेंगे तो वो जो सेटलमेंट अवार्ड आता है वो जो भी आया जिस भी दिन पे आया उससे लेके 1 महीने तक ये पेमेंट ऑफ बोनस हो जाना चाहिए। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब डिस्प्यूट है ना, एक और लास्ट पॉइंट इसमें, डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग कि हायर अमाउंट ऑफ बोनस मस्ट बी पेड, मतलब वर्कर बोलता है कि मुझे इतना बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब उसको उतना अमाउंट मिलना चाहिए कि नहीं वो कौन डिसाइड करेगा, फाइनल कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, बट कोर्ट के डिसीजन आने में टाइम लग सकता है और हो सकता है तब तक वर्कर को 1 भी रुपए का बोनस ना मिले, तो ये चीज नहीं चलेगी। इसीलिए ऐसा बोला है कि वेयर द डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग द हायर अमाउंट, कि वर्कर को जो एम्प्लॉयर बोल रहा है उससे ज्यादा बोनस मिलना चाहिए, तो फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द कोर्ट, बट कोर्ट के डिसीजन आने में टाइम लगेगा। इसीलिए हमारे एम्प्लॉयर को उस टाइम तक अपने वर्कर को जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ बोनस है ना वो देके खत्म करने का। ये समझ में आया? देखो मिनिमम के नीचे तो जाने ही नहीं वाला, तो मिनिमम दे दो, अब कोर्ट का डिसीजन आएगा या तो आपको और पैसा देना है तो मिनिमम में ही और ऐड करके दे देंगे, या कोर्ट का डिसीजन आएगा कि नहीं आपने जो मिनिमम दिया है वो बराबर है तो हमने तो ऑलरेडी पे कर दिया है। समझ आया? सो वर्कर की राइट है ना, जब तक केस डिसाइड ना हो ना तब तक अफेक्ट ना हो, इसीलिए आप लोगों ने ये प्रोविजन रखा हुआ है। अब ये 8.33% कब तक पे करेगा, तो वही विद इन 8 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, सिंपल लॉजिक। ये समझ आया? अभी
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. सो टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, दैट इज नॉर्मल केस में व्हेन देयर इज नो डिस्प्यूट विद इन 8 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. ठीक है. एंड व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूटेड केस विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ विच द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट और द अथॉरिटी कम्स इनटू द पिक्चर. ठीक है. लेकिन वेयर द डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग द पेमेंट एट अ हायर रेट. ठीक है. तो हायर रेट पे जो भी डिसाइड होगा तब तक हमारे एम्प्लॉयर को 8.33% ऑफ द बोनस विद इन अ पीरियड ऑफ 8 months पे करके रख देगा. आर वी क्लियर विद दिस मच पार्ट? अभी आ जाओ नेक्स्ट पे. ये बहुत काम का क्वेश्चन है. जब हमारे पास ओल्ड सिलेबस था ना तो बहुत बार इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. कुछ भी चेंज नहीं है, तभी भी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट था. तो बोनस एक्ट कौन से लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में अप्लाई नहीं होगा और कौन से एम्प्लॉइज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, उनकी ये लोगों ने देखो एक मस्त सी लिस्ट दिया हुआ है. ठीक है. सो आपके पास टोटल 8 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है और 8 टाइप्स के एम्प्लॉइज है जहां पे ये बोनस अप्लाई नहीं होगा. तो पहले के टाइम पे जब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट था ना तभी भी ये नॉन एप्लीकेबिलिटी थी, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट था. और इंस्टीट्यूट 5 मार्क के लिए बार बार आपको ये क्वेश्चन पूछता था, तो अभी भी ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो और कोई एक्ट में और चैप्टर में देखोगे तो हमने देखा था कि 1-2 एम्प्लॉइज के ऊपर लिख दिया था कि इट इज नॉट एप्लीकेबल. या में तुमको पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि कहाँ पे बोनस विल नॉट अप्लाई. ठीक है. अब ये 8 लिस्ट को पढ़ने से पहले इसको याद रखने का लॉजिक क्या है पहले वो सुन लो. एंड क्यों ये 8 लोगों को एक्सक्लूड किया हुआ है उसका रीजन समझ लो. ठीक है. तो अब ना आप लोग, मैं ये रीजन इधर ही लिख के रख देती हूँ ताकि आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो. रीजन बीइंग, आप अभी ये 8 टाइप में जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट या जितने भी एम्प्लॉइज आप देखोगे ना, ये एस्टैब्लिशमेंट में आप कुछ जगह देखोगे गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट है. एस्टैब्लिशमेंट ऐसी है जो एनजीओज है, नॉट फॉर प्रॉफिट है. एंड एस्टैब्लिशमेंट ऐसी है जो रेगुलेटरी नेचर की है, जैसे आरबीआई तो रेगुलेटरी एस्टैब्लिशमेंट है. ठीक है. अब क्यों अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे वो समझना. तो हमने बोनस एक्ट एप्लीकेबल किया या बोनस के बारे में जो भी चीजें पढ़ी, बोनस इज लिंक्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. मतलब हमने पहले ही दिन जब चैप्टर चालू किया था तब क्या बोला था कि हमारे एम्प्लॉयर को वर्कर की वजह से, देखो कलेक्टिव सारे एफर्ट्स की वजह से, बट वर्कर जब प्रोडक्शन करता है तब हमारा एम्प्लॉयर आगे का बिजनेस करता है और तब उसको उसका प्रॉफिट मिलता है. तो बोनस इज डायरेक्टली लिंक टू द प्रॉफिट. अब अगर एम्प्लॉयर पैसा कमा रहा है और अपने वर्कर को कुछ नहीं दे रहा तो वो तो नहीं चलेगा. इसीलिए तो हम लोग प्रॉफिट में से एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ बोनस देंगे. बराबर. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट इज ऑलवेज, बोनस इज ऑलवेज लिंक टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. और ये एक ऐसी टाइप की एस्टैब्लिशमेंट होती है जो कमर्शियल नेचर की हो. कमर्शियल का मतलब भी क्या होता है? बिजनेस करना और बिजनेस में से पैसा कमाना. इतनी बात समझ में आई. लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि ये तीनों एस्टैब्लिशमेंट में बोनस एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो अगर आपको फर्स्ट और थर्ड को छोड़ो, इधर प्रॉफिट अर्न करने का ऑब्जेक्टिव है क्या? नहीं है. तो क्यों बोनस आएगा? बराबर. अच्छा, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड रेगुलेटरी एस्टैब्लिशमेंट, जैसे गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट या आरबीआई रेगुलेटरी एस्टैब्लिशमेंट, इनका पहला मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता. इनका पहला मोटिव होता है पब्लिक की सर्विस करना. ठीक है. यानी पब्लिक के बेनिफिट के लिए लोग काम कर रहे हैं और सर्विस नेचर का काम कर रहे हैं, मतलब पब्लिक की भलाई के लिए काम कर रहे हैं. तो इनका पहला मोटिव इज नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट. बराबर. इसीलिए इस जगहों पे बोनस एक्ट को जो हम लोग ये नॉर्मल चैप्टर पढ़ रहे हैं वो अप्लाई नहीं होगा. पहले इतना गया रीजन दिमाग में. और एक रीजन ये है, आप लोग हर जगह पे पता है डिफेंस आर्मी नेवी वाले सारे एक्ट के एम्प्लॉइज को बाहर रखते थे, वैसे आपको यहाँ पे भी वैसे एस्टैब्लिशमेंट दिखेंगे. तो यहाँ पे अगर कुछ एस्टैब्लिशमेंट ऐसे है, जैसे हम लोग बात करते हैं अबाउट डॉक वर्कर्स, अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट, तो ये एस्टैब्लिशमेंट ऐसी है जिसमें उनके खुद के एक्ट अप्लाई होते हैं और उनके खुद के रूल्स बने हुए विथ रिस्पेक्ट टू बोनस एंड ऑल अदर थिंग, तो दैट दे विल नॉट कम अंडर दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर. ये समझ में आया? तो आप अभी यहाँ पे जो भी 8 टाइप का लिस्ट देखोगे, वापस बोलूं ध्यान से सुनना, वो 8 टाइप की एस्टैब्लिशमेंट और एम्प्लॉइज ऐसे है जो या तो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, किसी पब्लिक अथॉरिटी के साथ में काम कर रहे हैं, या फिर वो एस्टैब्लिशमेंट एनजीओज है जिसका मेन मोटिव कभी भी प्रॉफिट कमाना है ही नहीं. ठीक है. या फिर वो रेगुलेटरी नेचर की एस्टैब्लिशमेंट है, मतलब दैट इज योर आरबीआई और समथिंग लाइक दैट. ठीक है.
और अगर आपको इसके अलावा की कोई एस्टैब्लिशमेंट दिखेगी इस लिस्ट में तो समझना उस एस्टैब्लिशमेंट के फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट्स आर डिफरेंट एंड जो भी बेनिफिट्स देना है एम्प्लॉइज को उनके लिए वो लोगों ने अलग से एक्ट बनाए हुए, तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर के अंदर उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ आया? तो बची कौन सी एस्टैब्लिशमेंट जिसपे बोनस एक्ट आएगा, तो बोनस का चैप्टर आएगा, तो जो बोनस वाला चैप्टर आएगा जो भी प्रॉफिट एस्टैब्लिशमेंट है, प्रॉफिट मेकिंग या कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है वो, तो जो भी चैप्टर के अभी तक आपने प्रोविजन पढ़े वो किसके ऊपर अप्लाई होने वाले हैं, ऐसी टाइप की एस्टैब्लिशमेंट एंड ना ही ये टाइप की एस्टैब्लिशमेंट। ये समझ में आ गया? बस इसी के साथ में आप लोग एक बार एप्लीकेबिलिटी भी देख लो। तो हमने बोला कि ऐसी सारी एस्टैब्लिशमेंट जो कमर्शियल नेचर की होती है उस पर ये चैप्टर अप्लाई होगा। अच्छा, ये एस्टैब्लिशमेंट में कितने लोग काम कर रहे होंगे तब मैंडेटरी अप्लाई हो जाएगा, सो 20 और मोर, बराबर। तो मतलब अब मैं इसको समराइज करूं तो बोनस का चैप्टर विल बी एप्लीकेबल टू दोज एस्टैब्लिशमेंट वेयर देयर आर 20 और मोर एम्प्लॉइज वर्किंग और वर वर्किंग ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स की जगह अभी तुम इस चैप्टर में बोलोगे अकाउंटिंग ईयर, बराबर। दूसरा, ऐसी कौन सी जगहों पे ये एक्ट एप्लीकेबल या ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये एक एस्टैब्लिशमेंट की आपको कैटेगरीज दी हुई है, उस एस्टैब्लिशमेंट में हमारा पेमेंट ऑफ बोनस वाला चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी बात समझ में आया? तो वो लोग आपको है ना सीधा ये पूरा शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं कि कब एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, कुछ 8 पॉइंट्स आप लोग को दिख रहे होंगे, मैंने जितना हो सका उतना समराइज करके एकदम कट शॉर्ट करके, सिर्फ नाम भी याद रखोगे वैसे लिखे हुए। तो अब है ना तुम इस 8 में से फर्दर कट ऑफ या शॉर्ट मत करना, ठीक है? मैंने ऑलरेडी वो शॉर्ट करके इधर लिखा हुआ है, तुम अपना अलग से क्रिएटिविटी करके इसको और मॉडिफाई मत करना। मतलब आपको ये 8 के 8 सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, बराबर। तो एक बार पढ़ते हैं फिर एक बार साथ में बोलते हैं तो याद होगा, ठीक है? अच्छा देखो, पहला ही सबसे पहला हमारी एस्टैब्लिशमेंट दिया हुआ है एम्प्लॉइज ऑफ LIC पब्लिक इंस्टीट्यूशन, अगेन नॉट एप्लीकेबल। दूसरा, सीमैन एज डिफाइंड अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट, इसमें लॉजिक ये वाला आएगा, एक तो अलग से एक्ट बने हुए हैं और इनका बेनिफिट अलग है इसलिए इसमें आएंगे नहीं। थर्ड इज एम्प्लॉइज एज पर द डॉक वर्कर्स एक्ट, अगेन द सेम लॉजिक, ठीक है? Now see, the employee is employed by an establishment under the authority of central government, state government और local authority। इधर अपना ये वाला लॉजिक देखो, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट वाला, ठीक है? देन एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय, अब ये आप लोगों को ना एनजीओ दिखेंगे, तीनों भी आपको एनजीओ दिखेगा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिवर्सिटीज एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस, ठीक है? देन एम्प्लॉइज ऑफ RBI रेगुलेटरी एस्टैब्लिशमेंट, एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय आ गया नाम में पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट ये पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ बैंक, ठीक है? अब है ना ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड एवरीथिंग। क्या डिसाइड करता है? तो इसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ एक्टिविटीज क्या होगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना प्रोवाइड करेंगे एंड द अदर रेलेवेंट फैक्टर। सीधा डोमिनेटिंग कौन है यहाँ पे वो देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? लास्ट में एम्प्लॉयड बाय इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट, अगेन द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। इतना गया दिमाग में, फटाफट से बोलते हैं। तो पहला था हमारा LIC, ठीक है? दूसरा सीमेंट, थर्ड इज डॉक वर्कर्स के एम्प्लॉय, फोर्थ इज एम्प्लॉइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है? देन आता है एम्प्लॉइज जो एनजीओ में काम कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल द इंस्टीट्यूशन नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस, ठीक है? देन RBI के एम्प्लॉइज, ओके? देन आएगा आपका पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, but it is other than a banking company and इस institution में central government decides everything with respect to its capital structure, with respect to its nature and objectives of activities and the financial assistance, ठीक है? And the last is inland water transport establishment वाले सारे employee। Are we clear with this? Okay. एंड तो फिर एप्लीकेबिलिटी किस पे होगी, तो एप्लीकेबिलिटी उस पे होगी जो एस्टैब्लिशमेंट पहली बात तो कमर्शियल नेचर का है, प्रॉफिट कमाने वाला है, और इस एस्टैब्लिशमेंट पे 20 और मोर एम्प्लॉइज आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड। देखो बाकी सब लॉजिक रिमेन सेम, जैसे हमने किया था ना ऑन एनी डे वाला, किसी भी एक दिन भी हुआ तो चैप्टर एप्लीकेबल, बट हम लोग हमेशा उधर 12 महीने में देखते थे, यहाँ पे आपको अकाउंटिंग ईयर देखना है। समझ में आया इतना? तो इसके साथ इसके जो बेसिक थ्योरी क्वेश्चन थे वो थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुए, ठीक है? मतलब हम लोगों ने जो टाइमलाइन, मिनिमम, मैक्सिमम, कहाँ एप्लीकेबिलिटी होगी कहाँ नहीं होगी, ये बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस खत्म हुए। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, डेफिनेटली थ्योरी क्वेश्चन तो आने वाले हैं। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट फिर हम चालू करेंगे विच इज योर कैलकुलेशन। क्लियर है इतना? चलो लेट अस राइट इट फास्ट।
ऑनलाइन तो एकदम शांति और एकदम पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे। उसके बाद देखो जब पूरा बोनस कैलकुलेशन खत्म होगा उसी के बाद में हम कुछ और चीज पे ध्यान देंगे। प्लीज अभी पूरा का पूरा ध्यान इधर ही देना। तो नाउ स्टार्टिंग विद द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर बोनस कैलकुलेशन। देखो आप लोगों ने थियोरी वाले सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, बोनस क्या होता है वो समझ लिया, बोनस कब देना है कैसे देना है वो सब कुछ समझ लिया, ठीक है। अब देर आर सम स्टेप्स फॉर बोनस कैलकुलेशन, ठीक है। स्टेप्स ये बोलता है, स्टेप नंबर 1 है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का निकालोगे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप निकालोगे अवेलेबल सरप्लस, देन यू विल कैलकुलेट अलोकेबल सरप्लस। अब अलोकेबल सरप्लस के बाद जो अमाउंट आया दैट विल बी द फाइनल अमाउंट ऑफ बोनस दैट इज टू बी गिवन टू द एम्प्लॉइज, ठीक है। ये जो फाइनल अमाउंट आएगा ना उसका आप या तो 8.33% या फिर 20% करोगे, बराबर। बट उससे पहले अभी अपने को ये सारी चीजें समझनी है, ठीक है। वंस यू आर डन विद दिस देन आप लोगों को समझना है सेट ऑफ के प्रोविजन एंड सेट ऑन के प्रोविजन, ठीक है। कुछ एकदम डिफिकल्ट या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकाउंट्स नहीं आ गया यहाँ पे बीच पे, छोटी छोटी सी सिंपल एंड माइन्यूट चीजें है, बस रीजन के साथ अगर आप समझते हो तो याद रह जाएगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट देखो बार बार हम लोग पूरा का पूरा बोनस 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 की बात कर रहे हैं एंड बोनस इज ऑलवेज एसोसिएटेड टू द प्रॉफिट, ठीक है। हाँ वो बात अलग है कि हम लोगों ने प्रोविजन ऐसा बोला हुआ है कि भले कंपनी में प्रॉफिट ना होना तो भी हमारे एम्प्लॉयर को मिनिमम बोनस देना है, बट वो तो इसीलिए ताकि एम्प्लॉयज की राइट प्रोटेक्ट हो सके। लेकिन बाकी का तो आप जो भी बोनस दोगे वो तो प्रॉफिट में से ही देने वाले हो ना। देखो हर वर्ड के आगे लोगों ने सरप्लस यूज किया हुआ है, सरप्लस मतलब एडिशन, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपने को ना ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में समझना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का कैसे आएगा, ठीक है। आप बोलोगे ट्रेडिंग अकाउंट में से सिंपल वो जो आया वो ग्रॉस प्रॉफिट है, वैसा वाला ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड कैलकुलेशन इज फॉर द पर्पज ऑफ बोनस। तो हमको उसी लॉजिक के हिसाब से समझना होगा। अब अपना ना प्रोविजन लॉ इतना मस्त है ना, हर जगह लिख देता है कि ग्रॉस प्रॉफिट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग कैलकुलेट करोगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोलेगा उसके हिसाब से। बट थोड़ा सा तो लॉजिक या थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा ना क्या बोला है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, तो है ना। जितने भी स्टेप्स है ना इसमें आप ना सबसे पहले जो भी कंपनी है ना उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड करोगे। एक होगी बैंकिंग कंपनी एंड एक होगा नॉर्मल ऑल अदर इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो आपको हर जगह पे बैंकिंग कंपनी को अलग रखना है और अदर एस्टैब्लिशमेंट को अलग रखना है। अब इसका भी लॉजिक समझो क्यों। बाकी की कंपनीज या गुड्स में सेल करती है, ट्रेडिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज में, बैंकिंग कंपनी का अकाउंट हमेशा अलग चलता है। बिकॉज बैंकिंग कंपनी में नॉर्मल कंपनी के जैसा प्रॉफिट या नॉर्मल कंपनी के जैसे एक्सपेंसेस नहीं होते। बैंकिंग कंपनी का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम ही अलग चलता है। तो जब बैंकिंग कंपनी की कैलकुलेशन की बात आएगी तो हम लोग नॉर्मल लॉजिक तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। इसकी वजह से हम लोगों ने बैंकिंग कंपनी को अलग रखा है और अदर एस्टैब्लिशमेंट्स को अलग रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे ना तो बैंकिंग कंपनी का अलग होगा, बाकी की नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट का अलग होगा, ठीक है। तो आपको उन्होंने ऐसा बोल के छोड़ दिया है कि कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी और इन केस ऑफ अदर एस्टैब्लिशमेंट इट शैल बी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड बाय द अप्रोप्रिएट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट क्या प्रिस्क्राइब किया है उन्होंने वो समझो। तो हमारे पास में जैसे आप लोग कैलकुलेशन करते हो ना अकाउंट्स में तो पूरा पीएनएल और बैलेंस शीट जो बनता है ना, पता है नोट्स टू अकाउंट्स बनाए जाते हैं, पूरा वो वर्किंग नोट्स वगैरह बनाया जाता है। तो उसका ना कुछ स्केड्यूल होता है, उसके हिसाब से वो पूरा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है और नोट्स बनाए जाते हैं। तो उसको बोला जाता है स्केड्यूल 1 एंड स्केड्यूल 2, ठीक है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा ना कि आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो, इट विल बी इफ इट इज अ बैंकिंग कंपनी तो एज पर स्केड्यूल 1, इफ इट नॉट अ बैंकिंग कंपनी इट विल बी एज पर स्केड्यूल 2। अब क्या है ये स्केड्यूल 1 एंड 2, तो उसमें ना पूरे के पूरे बैंकिंग कंपनी का जो अमाउंट रिसीवेबल आया उसमें से क्या क्या खर्चे माइनस करके सब कुछ करके लास्ट में क्या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी सेम, जो भी अमाउंट रिसीवेबल उसमें से क्या क्या एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है उसका पूरा एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। एंड उसी स्टेटमेंट को हम या तो स्केड्यूल 1 इफ इट इज अ बैंकिंग कंपनी, स्केड्यूल 2 इफ इट इज अ नॉर्मल कंपनी, उसके हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं।
पहले इतनी बात क्लियर है। तो अगर आपको वर्स्ट सिनेरियो में अगर वो लोग आपको बोनस कैलकुलेशन का सम पूछते भी है ना, तो वो लोग आपको ग्रॉस प्रॉफिट का डायरेक्टली अमाउंट दे देंगे। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द होल ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। बस अपनी नॉलेज के लिए याद रखने का कि दो टाइप के स्केड्यूल बनते हैं जिससे ग्रॉस प्रॉफिट को डिटरमाइन किया जाता है। इतनी बात समझ में आई पहले? तो क्या हमारे पास में स्टेप 1 के बारे में थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा क्लैरिटी आया? तो अब बढ़ते हैं स्टेप 2 में, विच इज कॉल्ड एज अवेलेबल सरप्लस। देखो, अब आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया, बट अभी भी ये ग्रॉस ही है, मतलब इसमें से और खर्चे माइनस होना बाकी है, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू, पूरा का पूरा प्रॉफिट तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे एज बोनस, क्योंकि कुछ तो ऐसे मैंडेटरी खर्चे जो लॉ बोलता है, जैसे अभी आप सोचो पूरा प्रॉफिट आप दे दोगे और टैक्स नहीं भरोगे, तो क्या निर्मला सीतारमण दाई को चलेगा कि कंपनी ने टैक्स ही नहीं भरा और 16 का बोनस दे दिया? इतनी भी अच्छा ही नहीं करनी कि गवर्नमेंट को कुछ पैसा ना मिले, या ऐसा कुछ हो कि कोई एक्सपेंसिव माइनस किए बिना सारा पैसा आप लोगों ने बांट दिया, ठीक है। तो हमारे पास तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में कुछ खर्चों को माइनस करना होता है, तो हमारे कंपनी का अवेलेबल सरप्लस मिलता है, ठीक है। तो अब अवेलेबल सरप्लस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 34। डोंट वरी, नहीं याद रहेगा सेक्शन चलेगा, बट डिडक्शन में क्या लिखा हुआ है वो सुनो। एक लिखा हुआ है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और एक लिखा हुआ है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट में से जो डायरेक्ट टैक्स पे करना है अपने एम्प्लॉयर को वो माइनस करना है। दोनों का खर्चा देख के समझ में आ रहा होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हम लोगों को बनाने रहते हैं, मैंडेटरी खर्चा जो हम लोग अपने अकाउंट्स में लेते ही है वो वाला, एंड डायरेक्ट टैक्स, ऑब्वियसली टैक्स भरे बिना आप सीधा का सीधा वो ग्रॉस प्रॉफिट को बोनस की तरह से बांट नहीं सकते, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे समझो बहुत ही रॉ फॉर्म में था, हमने बस थोड़े से खर्चे माइनस करके एक अमाउंट डिटरमाइन कर लिया था, बट दैट वाज नॉट अवर फाइनल अमाउंट। नाम में ही ग्रॉस दिया हुआ तो फाइनल कैसे होगा? अब उस ग्रॉस प्रॉफिट में से व्हेन यू डिडक्ट बोथ दीज एक्सपेंसेस, तो अब अपने पास में एक नेट अमाउंट आया विच इज कॉल्ड एज योर अवेलेबल सरप्लस। अब इस अवेलेबल सरप्लस में से कुछ परसेंटेज कैलकुलेशन होगा एंड दैट विल बी योर अलोकेबल सरप्लस। अब उसके बाद जो फाइनल अमाउंट आया वो फिर बोनस के लिए अवेलेबल रहेगा। पहले अवेलेबल सरप्लस तक बात क्लियर हुआ। अवेलेबल सरप्लस विल बी कैलकुलेटेड एज ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने स्टेप 1 में निकाला, उसमें से आप लोग दो टाइप के खर्चों को माइनस करो, डेप्रिसिएशन एंड डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। अब जो तुम्हारे पास अमाउंट बची है, ऐसा समझ लो अब तुम्हारे पास में बची एक नेट अमाउंट, बट still this amount is not eligible for fully being distributed as a bonus, ठीक है। तो अवेलेबल में से भी अब अपने को कुछ परसेंटेज निकालने हैं, और जो अमाउंट आएगा उसको आप बोलोगे कि ये बोनस के लिए अलोकेबल अमाउंट है। नाम में लिखा हुआ है अलोकेबल, अलोकेटेड फॉर बोनस। इतना समझ आया? तो अब स्टेप 3 में क्या होगा वो देखो। अवेलेबल सरप्लस का इफ यू डू 60%, ठीक है, तो इट विल बी जो भी अमाउंट आया, दिस मच अमाउंट इज कॉल्ड एज अलोकेबल सरप्लस फॉर इन केस ऑफ योर बैंकिंग कंपनी, ठीक है। नाउ अवेलेबल सरप्लस का इफ यू डू 67%, और जो अमाउंट आया इसको आप लोग नॉर्मल कंपनी के लिए कंसिडर करोगे, और नॉर्मल कंपनी का अलोकेबल सरप्लस होगा। वापस से अवेलेबल सरप्लस कैसे निकाला था? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस डायरेक्ट टैक्स पेएबल, ठीक है। अब अवेलेबल सरप्लस का अमाउंट आ गया। अवेलेबल सरप्लस का अगर आपकी कंपनी बैंकिंग कंपनी है तो कर दो 60%, अगर आपकी कंपनी नॉर्मल कंपनी है तो कर दो 67%। ये जो अमाउंट आया ना, इसको हम लोग बोलते हैं द अमाउंट विच विल बी अलोकेटेड फॉर बोनस। समझ आया? इस अमाउंट में से अब आप कैलकुलेट करोगे या तो 8.33 और 20, whatever you have decided the percentage to give to your employees as a bonus। कुछ गया दिमाग में? वेरी सिंपल कैलकुलेशन, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब ये 60% और 67% कहाँ से आया? ये हमने नहीं बनाया, ये लॉ में लिखा हुआ है कि आपको अवेलेबल सरप्लस का 60% करना है, अलोकेबल का 67% करना है एज अप्रोप्रिएटेड योर एस्टैब्लिशमेंट। कुछ गया दिमाग में? इस तरीके से बोनस का कैलकुलेशन किया जाता है। ओके, पहले का जब सिलेबस था ना, तब इसके एक स्टेप और आगे कैलकुलेशन दिया था वो लोगों ने, वो हटा दिया है। अभी तो अच्छी बात है हमारे लिए कि हमको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। इसका हम लोग सम सॉल्व करेंगे तब तो मुझे अमाउंट बताना आ जाएगा, कुछ बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है यहाँ पे।
सो आर वी क्लियर विद दिस स्टेप्स कि हम लोगों को कैसे बोनस कैलकुलेशन करना है। अच्छा, ये बोनस कैलकुलेशन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू का है, आई होप दैट इज तो क्लियर ऑब्वियसली। तो ये 4 स्टेप्स में बोनस कैलकुलेशन किया जाता है। पहले कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है। अब उन्होंने तो सीधा लिख दिया प्रोविजन में कि बैंकिंग कंपनी हो या नॉर्मल कंपनी हो, एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई एज प्रिस्क्राइब का मतलब क्या, चलो तुमको क्वेश्चन नहीं आएगा उसके ऊपर से कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, बट अपने को पता तो होना चाहिए ना कि क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो 2 टाइप के शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, बस वो प्रिस्क्राइब किए हुए उसके हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट पूरा का पूरा तो हम लोग बांट नहीं देंगे, बिकॉज इसमें से अभी भी कुछ मैंडेटरी खर्चे हैं, कुछ लॉ के बोले हुए खर्चे हैं जो हम लोगों को माइनस करने हैं। तो हमको निकालना पड़ेगा अवेलेबल सरप्लस। तो अवेलेबल सरप्लस का फॉर्मूला इज gross profit minus deduction under section 34, and what are that deduction? Depreciation and direct tax। ठीक है, तो डबल डी इज दैट डिडक्शन विच शुड बी डन। अब जो अमाउंट आया, अगेन यू विल नॉट फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट एज बोनस, तो अवेलेबल सरप्लस का 60% इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी इज इक्वल टू अलोकेबल सरप्लस। ये है वो अमाउंट जो आप बोनस की तरीके से बांटोगे। ठीक है, दूसरा अवेलेबल सरप्लस का यू डू 67% फॉर नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट। ये है वो अमाउंट जो आप लोग दोगे एज एन अलोकेबल सरप्लस फॉर ऑल अदर एस्टैब्लिशमेंट। अभी कुछ बात गई दिमाग में? पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट समझा? एनी पॉइंट, एनी डाउट? मुझे कोई पॉइंट वापस रिपीट करना है या थोड़ा सा आगे जाए? आर वी क्लियर विद दिस? डन ना? चलो, तो दिस इज योर अमाउंट फॉर द बोनस कैलकुलेशन। बस इतना सब चीज समझोगे तो बाकी का भी अब आगे की सब प्रोविजन इजी है। बस वो लोगों ने दिया हुआ है कि जब आप डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करते हो तो डायरेक्ट टैक्स कैसे आता है, छोटे छोटे से प्रोविजन और दिए हुए, देन यू आर डन विद दिस पार्ट। ठीक है, तो पहले इतना समझ लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को सेट ऑफ एंड सेट ऑन क्या है वो समझाती हूँ। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट रेडी फॉर दिस मच। अभी आप लोगों ने पढ़ा फर्स्ट स्टेप इज योर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो कैसे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट होगा? बैंकिंग कंपनी हो, अदर एस्टैब्लिशमेंट हो, कितना सिंपल दे दिया है, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो एज प्रिस्क्राइब्ड में क्या है, तो हमारे पास में कुछ शेड्यूल बने हुए जिसके हिसाब से ये कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 इज यू विल कैलकुलेट द अवेलेबल सरप्लस। देखो अवेलेबल सरप्लस का फॉर्मूला दिखेगा, gross profit minus deduction under section 34, and what are that deduction? पहला depreciation, दूसरा any direct tax which the employer is liable to pay, and such other amount as may be prescribed by the central government। ठीक है, step 2 हो गया। अब आएगा आप लोगों का step 3 which is allocable surplus। तो स्टेप 3 बोलता है अगर बैंकिंग कंपनी है तो 60% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस, एंड अगर अदर एस्टैब्लिशमेंट है तो 67% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस। इन तीनों स्टेप से बोनस कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट आएगा ना आफ्टर 60% एंड 67%, जो भी अमाउंट आया इसका आपको बोनस परसेंटेज निकालोगे, आइदर इट इज 8.33 और 20, जो भी अमाउंट दिया रहेगा उसके हिसाब से। इतनी बात समझ गए आप? अब एक बार है ना सेट ऑफ एंड सेट ऑन समझते हैं, फिर बाकी के प्रोविजन करते हैं। नाउ व्हाट इज सेट ऑफ एंड सेट ऑन? अगर मैं आप लोगों को अच्छे से मतलब एक वर्ड में सिर्फ बता दूं तो सेट ऑफ का मतलब होता है बुरे दिन एंड सेट ऑन का मतलब होता है अच्छे दिन। ठीक है, अच्छा एक और वर्ड, सेट ऑफ का मतलब होता है डेफिशिएंसी, सेट ऑन का मतलब होता है एक्सेस। ओके, अब क्या डेफिशिएंसी और क्या एक्सेस? देखो सेट ऑफ वर्ड आप लोगों ने इनकम टैक्स में तो सुना ही होगा, कुछ लॉस होता है हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, दैट इज सेट ऑफ। सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक इज आल्सो अप्लाइंग हियर। ठीक है, अब ना प्रॉब्लम क्या है या लोगों का प्रोविजन क्या बोलता है, जब आपका अलोकेबल सरप्लस, अच्छा ये अलोकेबल सरप्लस कौन सा, जिससे आप बोनस देने वाले हो। ठीक है, अब आपके अलोकेबल सरप्लस में इतना पैसा भी नहीं है कि आप मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस भी पे कर सको। मतलब कंपनी एकदम एक्सट्रीम लॉस में है या कंपनी के पास उतना भी पैसा नहीं है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस भी पे कर सके। तो ये डेफिशिएंसी हुई कि एक्सेस हुआ? डेफिशिएंसी। तो हम ना इस डेफिशिएंसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, एंड कमिंग ईयर्स में इसको किया जाएगा सेट ऑफ। कुछ बात समझ में आया? तो व्हेन योर अलोकेबल सरप्लस इज
सो मच लेस एंड सो मच डेफिशिएंट कि आप ना उतनी कैपेसिटी में भी नहीं हो कि आप मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस को पे कर सकोगे, तो उस केस में क्या किया जाता है, ये भी एक टाइप का ऐसे समझ लो लॉस ही हुआ, मतलब एक ऐसा डेफिशिएंट अमाउंट ही हुआ, तो यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड दिस अमाउंट टू द अपकमिंग अकाउंटिंग ईयर। देखो अगर आपके पास मिनिमम अमाउंट भी नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉयर ऐसा बोल के बैठ जाए कि भाई मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं तो मैं बोनस कैसे पे करूं। भाई बोनस तो आपको पे करना ही पड़ेगा, इस साल नहीं किया तो अगले साल करोगे, ठीक है, बट करना तो पड़ेगा, ठीक है। आप लाइफ टाइम तक ये नहीं बोल सकते कि लॉस ही है मेरे पास पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रोविजन बनाया हुआ है। तो व्हेन द अलॉकेबल सरप्लस इतना कम है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस भी ना पे किया जाए, तो सच अमाउंट और सच डेफिशिएंसी यू विल कैरी फॉरवर्ड इन द सक्सीडिंग अकाउंटिंग ईयर, बराबर। लेकिन इसकी भी तो कुछ लिमिट होनी चाहिए ना कि कब तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो आप लाइफ टाइम तक इसी को कैरी फॉरवर्ड ही करते रहोगे, ठीक है। तो लिमिट ये बोलता है ओनली अप टू 4th अकाउंटिंग ईयर, मतलब आप कैरी फॉरवर्ड का बहाना या जो भी आप लोग बोल रहे हो वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ओनली अप टू 4th अकाउंटिंग ईयर, यानी 4 सालों तक। इतना समझ आया? तो ये सेट ऑफ के प्रोविजन थे। अब मैं इसका अगर उल्टा कर दूं तो सेट ऑन बन जाएगा। अलॉकेबल सरप्लस इतना ज्यादा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस पे करने के बाद, मतलब 20%, हर एम्प्लॉय को हमने 20% बोनस दिया, उसके बाद भी पैसा बचा हुआ है, तो अब ये क्या हो गया, एक्सेस अमाउंट। तो एक्सेस अमाउंट भी तो आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि किसी साल में फिर वापस ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मेरे पास पैसा ही ना बचे, तो जो पहले का कैरी फॉरवर्ड किया रहेगा वो काम आएगा ना। तो इस कैरी फॉरवर्ड को हम लोग बोलते हैं सेट ऑन। समझ आया? देखो मैंने क्या क्या वर्ड्स रिप्लेस किए। अलॉकेबल सरप्लस इतना एक्सेस है कि हमारे पास में मैक्सिमम बोनस करने के पे करने के बाद भी पैसा बच जाता है, तो वो बचे हुए पैसे को क्या करो, आने वाले अपकमिंग सक्सीडिंग अकाउंटिंग ईयर में उसको सेट ऑन करो, बराबर। अच्छा, सेट ऑफ आपने कितने सालों तक किया था, अप टू 4th अकाउंटिंग ईयर। ये लॉजिक रिमेन सेम, ये पॉइंट रिमेन सेम, आप सेट ऑन भी करोगे अप टू 4th अकाउंटिंग ईयर तक। क्लियर है? सिंपल चीजें ही है, बस एक बार नया नया पढ़ रहा है और थोड़ा सा पॉइंट पे चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। अगर फ्लो आपका बराबर जाता है ना कि आप अवेलेबल सरप्लस, अलॉकेबल सरप्लस, इस सबका सिर्फ लॉजिक और वो फॉर्मूला सही लगाओगे ना, तो आपका आंसर बराबर आ जाएगा। किसी भी एक स्टेप में गड़बड़ हुई है, हम भूल गए ना, तो फिर आगे वाले स्टेप में भी गड़बड़ होगा। बस एक यही ट्रिक है इसको अच्छे से ध्यान रखने की, ठीक है। एंड दिस इज योर सेट ऑफ एंड सेट ऑन का प्रोविजन, बराबर। तो सेट ऑफ को इसीलिए हम लोगों ने बोला एकदम बुरे दिन, सेट ऑन को हम लोगों ने बोला अच्छे दिन। सेट ऑफ मतलब इतना भी अलॉकेबल सरप्लस में पैसा नहीं है कि हम मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस पे कर पाए, यानी हमारे पास में डेफिशिएंसी है, तो उस डेफिशिएंसी को क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसको सेट ऑफ करते जाएंगे। और कितने सालों तक सेट ऑफ करोगे, अप टू 4th अकाउंटिंग ईयर तक, ठीक है। सेट ऑन का मतलब अच्छे दिन है, बहुत अच्छे दिन है, इतने अच्छे दिन कि हम लोगों ने हर एक वर्कर को, एम्प्लॉय को मैक्सिमम बोनस दे दिया, 20% बोनस दे दिया, उसके बाद भी मेरे पास में पैसा बचा हुआ है, तो मैं इसको क्या करूंगी, अपकमिंग ईयर में सेट ऑन करूंगी। एंड कब तक सेट ऑन कर पाऊंगी, तो अप टू 4th अकाउंटिंग ईयर तक। समझ आया कुछ? पढ़ते एक बार सेट ऑफ एंड सेट ऑन। नाउ सी, so set on, which means your excess surplus, that means where for any accounting year the allocable surplus exceeds the amount of maximum bonus payable, then such excess shall be carried forward. And कब तक carried forward, up to 4th accounting year तक, ठीक है। Now set off means deficiency, so where the allocable surplus falls short of the amount of the minimum amount of bonus, plus there is no amount or sufficient amount to be carried forward and set on which could be utilized for the purpose of payment of bonus, then such minimum amount of deficiency shall be carried forward for being set off in the succeeding accounting year only up to 4th accounting year, ठीक है। अच्छा, सेट ऑफ एंड सेट ऑन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, आप लोगों को वो लोग ये शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं कि सेट ऑन क्या होता है, सेट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज योर केस। अच्छा, अभी एक ही मिनट, अगर कुछ, हाँ, देन एक छोटा सा प्रोविजन बाकी है जिसको हम लोग बोलेंगे दिस वन, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेएबल बाय एम्प्लॉयर।
पता है अभी हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट में से डायरेक्ट टैक्स माइनस किया था, हो गया तुम्हारा बोनस कैलकुलेशन के सारे स्टेप्स हो गए, सेट ऑफ सेट ऑन हो गया। एक छोटा सा प्रोविजन है, हम लोगों ने बात किया था कि जब भी डायरेक्ट टैक्स का अमाउंट माइनस किया जाता है तो ये लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स भी ऑब्वियसली हम लोग जो प्रॉफिट वगैरह आएगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, एंड जो रेट एप्लीकेबल होगा एम्प्लॉयर पे उस रेट पे वो टैक्स भरेगा, ठीक है। जैसे कंपनी होती है तो उसमें फ्लैट रेट लगता है, ठीक है, सीधा 30% ऑफ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अच्छा, अब वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तब आप ना दो अमाउंट को कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, वो दो अमाउंट सुनने से पहले लॉजिक ये सुन लो कि हमने क्यों टैक्स कैलकुलेट करते हुए ये दो अमाउंट कंसिडर नहीं किया। ये दो अमाउंट ना एक टाइप का लॉस या एक्सपेंस है, और अगर आप टैक्स में उस अमाउंट को इंक्लूड कर दोगे ना तो आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा, एंड गवर्नमेंट चाहेगा क्या कि उसकी टैक्स लायबिलिटी या उसको टैक्स कम भरना पड़े। इसीलिए उन्होंने बोला ये जो लॉस और एक्सपेंस है ना आप उसको कैलकुलेट नहीं करोगे व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग द टैक्स अमाउंट। अभी कुछ समझ आया? देखना क्या दिया हुआ है उन्होंने। सो कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स बाय द एम्प्लॉयर, any direct tax payable by employer shall be calculated at the rates applicable to the income by the employer. Now exclusion says that while you calculate tax, no amount or no account shall be taken into account for any loss which is incurred by the employer in the previous accounting year and carried forward. अगर आप इसको इंक्लूड करोगे तो सपोज टैक्स लायबिलिटी आपकी आ रही थी, उसमें से लॉस तो माइनस आ जाएगा, मतलब टैक्स अमाउंट हो जाएगी कम, ठीक है। दूसरा, ये एक टाइप का एक्सपेंस है, एनी आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन जो आपने प्रीवियस ईयर में चार्ज नहीं किया था, ठीक है। अब अगर आप उसको वापस से ऐड कर दोगे तो अगेन आप लोगों का टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा कम, एंड गवर्नमेंट वुड नॉट वांट कि आप टैक्स कम भरो, इसीलिए हमने ये दो अमाउंट को इंक्लूड नहीं किया। समझ आया? ऐसा ये सेपरेट क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन आप लोग जब ये टैक्स वाला चीज लिखोगे ना, जैसे आपने ये चीज लिखा तो डायरेक्ट टैक्स लिखोगे तब आपको नीचे से एक पॉइंट लिखना पड़ेगा कि भाई जब डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट होता है तो कोई भी प्रीवियस ईयर का लॉस या कोई भी आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं किया जाता। अब बात समझ में आई? तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया, हमने फुल एंड फाइनल जो बोनस कैलकुलेशन था उसके स्टेप्स पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वही डायरेक्ट टैक्स, उसी के अंदर एक प्रोविजन आएगा, सेट ऑफ एंड सेट ऑन कैसे होता है उसके प्रोविजन, ठीक है। तो फ्लो कुछ ऐसा बनता है कि हम लोगों ने ये फ्लो इस तरीके से डिवाइड किया, पहले ग्रॉस प्रॉफिट फिर अवेलेबल सरप्लस। तो अवेलेबल सरप्लस का फॉर्मूला क्या, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 34। डिडक्शन क्या है, तो डी एंड डी या डी स्क्वायर, डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करते टाइम पे प्रीवियस ईयर का लॉस या आउटस्टैंडिंग डिप्रिसिएशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। अब जो अवेलेबल सरप्लस आया उसका 60% फॉर बैंकिंग कंपनी, 67% फॉर अदर एस्टैब्लिशमेंट, फाइनल अमाउंट विल बी कंसिडर्ड फॉर गिविंग द बोनस टू द एम्प्लॉयज एंड दैट इज कॉल्ड एज अलोकेटेड अमाउंट फॉर बोनस। समझ आया? सेट ऑफ एंड सेट ऑन समझ गया? एक वर्ड में याद रखने का उसको, अच्छे दिन एंड बुरे दिन, ठीक है। क्लियर विद दिस मच? ओके, पहले इतना लिखते हैं हम लोग। मैं ना फिर आप लोगों को एक बोनस कैलकुलेशन का सम दूंगी, बट पहले पूरा लिख के समझ जाओगे अच्छे से, थोड़ा और अच्छे से दिमाग में जाएगा, फिर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो नाउ लेट अस राइट दिस प्लीज। अच्छा, अभी नेक्स्ट दो क्वेश्चन है हमारे पास। एक है कि जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के टाइम पे आप किस अमाउंट को कैलकुलेट करोगे और किस चीज को आप लोग निकालोगे, ठीक है। ठीक, अभी से बोल रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत हो ना। हमने अभी एक क्वेश्चन किया था ना, तो वो टैक्स कैलकुलेशन वाला था कि डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करने के टाइम पे आपको जो लॉस और एक्सपेंस है उसको कंसिडर नहीं कर रहे थे, बिकॉज नहीं तो टैक्स लायबिलिटी कम होती, ठीक है। चलो मैं लिख देती हूँ इधर रीजन, अगर कंसिडर करते तो टैक्स लायबिलिटी वुड बिकम लेस, ठीक है। तो ये हमारे टैक्स कैलकुलेशन के पॉइंट पे था, तो ये क्वेश्चन हमने किया। अब हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो प्रॉफिट कैलकुलेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब आप जब भी प्रॉफिट ऑन बुक्स लिखते हो और अगर आप प्रॉफिट में से कुछ एक्सपेंस या कुछ प्रोविजन माइनस नहीं करोगे तब तक क्या वो प्रॉफिट आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा? नहीं। जैसे कि आई हैव टू टेक इनटू अकाउंट द कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन, I have to take into account the outstanding or arrears of depreciation that I have. ये कैलकुलेशन होगा तभी आप बोलोगे ना कि आपका जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट है, अदरवाइज क्या होगा,
खर्चे माइनस करे बिना ये जो ऑन बुक्स मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, दिस इज नॉट माय एक्चुअल प्रॉफिट। अच्छा, ये एक्चुअल प्रॉफिट सिर्फ बोनस कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉर्मल कंपनी के अकाउंट्स भी बनते हैं ना, तो भी प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। तो आप ध्यान से समझना, टैक्स कैलकुलेट करते टाइम पे हमने इन दोनों अमाउंट को कंसिडर नहीं किया था, बट जब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट तभी एक्चुअल माना जाएगा जब उसमें से ये एक्सपेंस या लॉस माइनस कर दिए होंगे। समझा ना? अब देखो, इसलिए मैं बोला तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसका रीजन इधर लिखते हैं। अगर माइनस नहीं करते तो आप ऐसे बोल सकते हो, एक्यूरेट प्रॉफिट वुड नॉट हैव अराइव्ड। ठीक है, समझा? एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसिडर बोथ दिस थिंग्स। कुछ बात समझ रही है क्या? तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको ये बता रहा है, व्हेन प्रॉफिट्स आर डीम्ड टू बी अराइव्ड। ठीक है, तो देखो क्या बोलते हैं, एन एम्प्लॉयर शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव डिराइव्ड प्रॉफिट अनलेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हैज बीन मेड। दूसरा, arrears of such depreciation and losses of the previous accounting year have been fully set off against the profit। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको कंसिडर करने हैं। ओके, अब एक चीज बता दो सिर्फ लास्ट, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो न्यूली इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, नया नया ऑर्गेनाइजेशन है, तो पता है हम स्टार्टिंग का टाइम जब भी सेल करते हैं ना प्रोडक्ट का, तो वो ट्रायल बेसिस पे होता है ना, ट्रायल बेसिस पे होता है। तो ट्रायल बेसिस के टाइम पे कमाया हुआ प्रॉफिट या कोई भी रेवेन्यू एक्चुअली कंसिडर किया जाएगा? नहीं, क्योंकि ये क्या है, ट्रायल बेसिस वाला। समझा? तो उन्होंने एक लास्ट पॉइंट ये दिया हुआ है कि सेल ऑफ ट्रायल प्रोडक्शन शैल नॉट बी कंसीडर्ड। गया कुछ दिमाग में? तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्लियर हुआ ना कि टैक्स के टाइम पे क्यों नहीं कंसिडर किया और प्रॉफिट के टाइम पे क्यों कंसिडर किया? रीजन इज वेरी सिंपल, हमने यहाँ पे रीजन लिख दिया है, तुम भी जब लिखोगे तो आप ये चीज को लिख देना। ठीक है, तो दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक और छोटू सा लॉजिकल क्वेश्चन है, हमने पता है एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी निकाली थी विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ डेज, है ना, उसमें हमने बोला था मिनिमम 30 डेज। तो ये तो उसको एलिजिबल करवाने के लिए बोला था, ठीक है, कि अगर उसने पूरे साल में मिनिमम 30 डेज काम किया तो वो बोनस के लिए एलिजिबल है। ठीक है, बट अभी समझो, पूरे साल में अगर वो कम नंबर ऑफ वर्किंग डेज आता है, 30 से कम नहीं, नॉर्मली उससे कम वर्किंग डेज आता है, तो हमको उसको बोनस देते टाइम प्रोपोर्शनेट रिडक्शन करना पड़ेगा बोनस की अमाउंट में। कुछ समझा ना? सी 30 डेज वाज फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग हिम एलिजिबल फॉर बोनस। अभी पूरे साल में बंदा 30 दिन तो आएगा ही ना, तो वो बोनस के लिए एलिजिबल हो गया। बट फिर वो पूरे साल में अगर 6 महीना काम पे आता है तो आप पूरे साल के बोनस का अमाउंट दोगे उसको? नहीं, तो अमाउंट विल बी प्रपोर्शनेटली रिड्यूस्ड फ्रॉम हिज बोनस अमाउंट। कुछ समझा क्या? अच्छा, तो हम अभी ये पढ़ेंगे कि प्रपोर्शनेट रिडक्शन आप कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, where the employee has not worked for all the working days in an accounting year। ठीक है, तब हम लोग उसके अमाउंट में से प्रपोर्शनेट रिडक्शन करेंगे। बट कब करेंगे? जब उसका बोनस है ना मिनिमम बोनस से थोड़ा सा हायर है। देखो, नहीं तो क्या होता, देखो ये लॉ में ना ये लोग थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न देते हैं तो हम घूम जाते हैं, और वही मेन ट्रिक है कि आपको वो सिंप्लीफाइड मैनर में याद रखना है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा कम समझेगा, एक दो बार ऐसे सुनोगे तो याद रह जाएगा। अभी उन्होंने बोला कि हमको करना है प्रपोर्शनेट रिडक्शन। देखो, सैलरी में भी आप सिंपल करते हो ना, अगर वो पूरा महीना आया होता है तो पूरे महीने की सैलरी जाती है, वो 10-15 दिन एब्सेंट रहता है तो पूरे महीने की सैलरी जाती है? नहीं। सेम मैनर में बोनस के लिए भी अगर वो पूरे वर्किंग डेज, पूरे साल के वर्किंग डेज में आया तो आप उसको पूरा बोनस दोगे, बट अगर वो नहीं आया तो आप अमाउंट में से माइनस करोगे। कैसी कैलकुलेशन होता है? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसा, कि चलो साल में 200 दिन थे वर्किंग डेज और हमारा वर्कर कुछ आया 150 दिन के लिए, तो 200 दिन का अगर उसका बनता है कुछ 4000 रुपया बोनस, रफली रैंडम एग्जांपल, तो 150 दिन का कितना, तो हो गया ना प्रपोर्शनेट रिडक्शन। बट प्रपोर्शनेट रिडक्शन कब होगा? अब बेचारे को अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस भी नहीं मिल रहा है, उसमें भी आप प्रोपोर्शनेट रिडक्शन कर दो तो उसके हाथ में कुछ आएगा क्या? नहीं। तो आप प्रोपोर्शनेट रिडक्शन तभी करोगे जब उसका जो अमाउंट ऑफ बोनस है इज हायर देन द मिनिमम अमाउंट। अभी समझ में आया? एंड
वाई डिड आई टेल यू अगेन दैट 30 डेज वाला क्राइटेरिया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बिकॉज वो जो 30 डेज की बात हो रही थी वो 30 डेज इसीलिए दिया हुआ था ताकि हम एम्प्लॉय को एलिजिबल कर सके फॉर द बोनस। दैट डज नॉट मीन कि वो बस पूरे साल में 30 दिन आया तो उसको हम लोग बोनस दे देंगे। दैट वाज फॉर ओनली द पर्पज ऑफ मेकिंग हिम एलिजिबल फॉर द बोनस। कुछ समझा क्या? पक्का? बस थोड़ी देर के लिए और पेशेंस रखो, मैं देती हूँ ब्रेक देती हूँ, ठीक है। नाउ सी, so proportionate reduction of bonus in certain case where the employee has not worked for all the working days in an accounting year, and the proportionate reduction is applicable only if the bonus is higher than the 8.33%, that is minimum amount, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस प्रोपोर्शनेट रिडक्शन में आप बोल रहे हो कि वो जिस दिन नहीं आया रहेगा उस दिन का बोनस हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर वो पेड लीव पे है तो भी डेज माइनस होगा क्या? नहीं, ये तो डीम्ड अज्यूम्ड है कि वो वर्किंग डे पे है। कोई फीमेल एम्प्लॉय मैटरनिटी बेनिफिट पे गई है, मतलब मैटरनिटी लीव के लिए गई है विद द पेड थिंग, तो भी माइनस हो गया क्या? नहीं। अगर है ना हमारे एम्प्लॉय को ले ऑफ किया हुआ है, ले ऑफ वापस समझा दूं, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा हो गया है कि हमारा एम्प्लॉयर बोलता है, जैसे पता है हमने इलेक्ट्रिसिटी और मशीनरी का एग्जांपल लिया था कि हम लोग काम कर रहे हैं इस रूम में और मतलब इस जगह पे और इसकी इलेक्ट्रिसिटी एक हफ्ते के लिए चली जाती है, तो एम्प्लॉयर उनको अंधेरे में काम करने के लिए बोलेगा या बुलाएगा? नहीं। एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि इस पूरे एरिया की लाइट नहीं है और जब तक रिपेयर नहीं होती तब तक काम नहीं हो पाएगा, तो आप एक हफ्ते के लिए घर बैठो, तो इसको बोलते हैं टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए एम्प्लॉय को घर बिठाया, बट रीजन क्या थे? बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर, उसको बोला जाता है ले ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब ले ऑफ में उसकी गलती थी? नहीं। तो ये ले ऑफ भी अगर उसका जितने भी दिन के लिए हुआ है वो डीम्ड वर्किंग डेज में ही आएगा। एंड इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम टेम्पररी डिसेबलमेंट, डिसेबलमेंट मतलब उसका ना कुछ फ्रैक्चर वैक्चर हो गया और वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए घर बैठ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये डिसेबलमेंट है ना उसको काम करने की वजह से ही हुई है, मतलब ऑक्यूपेशनल, याद है ऑक्यूपेशनल डिजीज, वैसे ये जो डिसेबलमेंट हुआ है ये भी उसको काम करने के दौरान ही हुआ। मशीनरी पे काम कर रहा था, चलो फ्रैक्चर हो गया, कहीं पे फैक्ट्री के अंदर चल रहा था, गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, तो टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए जब तक उसका फ्रैक्चर ठीक नहीं हो जाता ही विल बी सिटिंग एट होम। बट ये चीज क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशनल, तो इसको भी आप लोग डीम्ड वर्किंग डेज में ही कंसिडर करोगे, ठीक है। अब इसके अलावा के दिन पे अगर इसके अलावा की कोई रीजन की वजह से वो एब्सेंट रहा है तो होगा उसका प्रोपोर्शनेट रिडक्शन। गए आप कुछ दिमाग में? देखो, तो कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज, वो कितने दिन पे काम पे आया है वो काउंट किया जाएगा। अच्छा, अगर वो इस रीजन की वजह से काम पे नहीं आ पाया है तो रिडक्शन नहीं होगा, इसके अलावा के रीजन के लिए रिडक्शन होगा, ठीक है। So now how the number of working days is computed for the purpose of proportionate reduction in bonus is as follows. Deemed working day, he has been laid off, he has been on leave with salary or wages, that means a paid leave, he has been absent due to temporary disablement, इसके नीचे लिखते हैं it is word arising out of occupation, ठीक है। एंड फोर्थ इज मैटरनिटी लीव विद द सैलरी और द वेजेस, देन इट विल बी अज्यूम्ड एज अ डीम्ड वर्किंग डेज ओनली, एंड इस रीजन की वजह से उसके बोनस का एक भी रुपया काटा नहीं जाएगा। कुछ समझा क्या? पक्का? क्लियर विद दिस? ठीक है। और एक प्रोविजन है लेकिन हम लेते हैं ब्रेक यहाँ पे, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और ये लिखने का काम भी, अच्छा अभी सुनो ध्यान से, एक लास्ट प्रोविजन है जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो हम लोगों को पढ़ना है, उसके बाद बोनस का पूरा चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। देन देयर इज नो एज सच कैलकुलेशन और सम पार्ट ऑफ बोनस, वी आर डन विद दिस चैप्टर, ठीक है। बट उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर ये दोनों क्वेश्चन के सम सॉल्व करेंगे। नाउ टेल मी वन थिंग, आप लोगों ने अभी जो बोनस कैलकुलेट किया था ना, आप लोगों ने वो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा एंड एम्प्लॉयर के, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट किया। एम्प्लॉय के साइड का था कि मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज इतना, और एम्प्लॉयर के साइड के जो आपने स्टेप्स कैलकुलेट किए, आप लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट, अवेलेबल सरप्लस, अलोकेबल सरप्लस, ऑल दैट थिंग, बराबर। अभी ये हम लोगों ने कौन सी एस्टैब्लिशमेंट की बात की थी? जो नॉर्मल रनिंग एस्टैब्लिशमेंट है उसकी बात हो रही थी, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट द न्यूली स्टार्टेड बिजनेस या एस्टैब्लिशमेंट जो अभी अभी बना है, ठीक है। अच्छा, ये लोगों के ऊपर भी बोनस का एप्लीकेबिलिटी आ रहा है, मतलब वो लोग 20 और मोर पर्संस है उनकी एस्टैब्लिशमेंट में, तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोनस इज देयर। बट न्यू एस्टैब्लिशमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अभी तक कोई भी साल में ना तो प्रॉफिट कमाया होगा ना ही कोई भी बिजनेस चालू किया होगा,
तो बोनस तो एप्लीकेबल हो गया, बट हाउ विल दे कैलकुलेट द बोनस अमाउंट, समझ आया? देन हम लोगों ने सेट ऑफ और सेट ऑन कब करेंगे, जब पास्ट का कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रहा था तब। ये न्यूली एस्टैब्लिश बिजनेस का कुछ पास्ट ही नहीं है, तो कैरी फॉरवर्ड क्या करोगे आप लोग, ये समझ आया? तो यहाँ पे ना प्रोविजन स्लाइटली विल डिफर विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द थिंग दैट यू स्टडीड। तो आप लोगों ने अभी तक जो बोनस कैलकुलेशन समझा वो आप लोगों का नॉर्मल जो रनिंग इस्टेब्लिशमेंट है, जो बहुत सालों से चालू हो गई थी, उस इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़ा। बट व्हाट अबाउट दोज केसेस विच आर न्यूली इस्टेब्लिश बिजनेस, या वो लोग स्टार्टअप कंपनीज है, ठीक है? तो बोनस का चैप्टर अप्लाई तो होता है उनपे, बट पॉइंट ये आता है कि बोनस कैलकुलेशन होगा कैसे, बराबर? तो अब है ना इसके लॉजिक सुनना। तो फर्स्ट आप लोगों को सुनना पड़ेगा बोनस कैलकुलेट करेंगे कैसे, एंड दूसरा आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इसमें सेट ऑफ और सेट ऑन के प्रोविजन कैसे आएंगे, क्योंकि इस कंपनी का कुछ भी पास है ही नहीं, ठीक है? तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ बोनस, देन सेट ऑफ एंड सेट ऑन कैसे होगा। अच्छा, क्या नई इस्टेब्लिशमेंट लाइफ टाइम तक नई इस्टेब्लिशमेंट ही रहेगी? कुछ ईयर ऑनवर्ड्स तो वो नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट जैसे चलेगा। तो थर्ड क्वेश्चन, कौन से ईयर से हम इसको एक नॉर्मल रनिंग एस्टैब्लिशमेंट मानेंगे? भाई बहुत सिंपल और लॉजिकल चीज है ना, वन बाय वन सुनो। कैलकुलेशन ये बोलता है कि फॉर द फर्स्ट 5 years ऑफ योर बिजनेस, मतलब आप अभी इस्टेब्लिश हुए हो और 5 साल तक आपके बिजनेस में प्रॉफिट आप तभी, सॉरी बोनस आप तभी दोगे जब आपकी कंपनी में कोई भी एक साल में प्रॉफिट हुआ। समझा क्या बोला? अभी हम लोग न्यूली एस्टैब्लिश बिजनेस है, तो 1 साल से लेकर 5 साल की एज तक, उस बिजनेस की एज तक किसी भी एक साल में अगर प्रॉफिट होता है उस कंपनी को, तो ही उस साल ही वो लोग बोनस देंगे, बराबर? अच्छा, किस साल में प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या करने का, बोनस नहीं देने का, सिंपल। बट ये लॉजिक और ये रूल कब तक, ओनली फॉर द फर्स्ट 5 years ऑफ द बिजनेस। हमने ये 5 साल क्यों दिए हैं, उनको सेटल डाउन होने के लिए दिए हैं, बराबर? और 5 साल तक हम ये मानेंगे, देखो कोई भी बिजनेस इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रातों रात तो है प्रॉफिट अर्न करना मस्त एकदम रनिंग तो नहीं हो जाएगा। तो 5 साल तक इनको हम लोगों ने थोड़ा सा दिया है टाइम टू सेटल डाउन देयर बिजनेस। तो ओनली दोज ईयर्स व्हेन दे हैव प्रॉफिट दे विल गिव द बोनस। वेरी सिंपल, ओके। नाउ द सेकंड पॉइंट, क्या इन पे सेट ऑफ और सेट ऑन के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? क्या करोगे सेट ऑफ सेट ऑन, जब कुछ पास में था ही नहीं तो सेट ऑफ सेट ऑन कैसे आएगा? नहीं, ठीक है? तो सिंपल एक ही रूल होगा, जिस साल में प्रॉफिट उस साल में बोनस, बट इस बोनस में ना ही आएगा सेट ऑफ एंड ना ही आएगा सेट ऑन। सिंपल है, बहुत सिंपल चीज, ठीक है? अच्छा, अभी फॉर द ईयर 6th, मतलब 1 to 5 years हमारे निकल गए, अभी हमको 6th ईयर में क्या करने का? तो हमको 6th ईयर में तो आप लोगों को बोनस देना ही होगा अगर आएगा तो। अच्छा, आप सेट ऑफ और सेट ऑन के भी प्रोविजन आएंगे, क्योंकि हमने तो उनको 5 साल तक बोला था। अब 5 साल में कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस कुछ तो हुआ होगा जो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 6th ईयर ऑनवर्ड, 6th ईयर में आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो आपके बिजनेस का कुछ भी सेट ऑफ हो या सेट ऑन हो, मतलब डेफिशिएंसी हो या एक्सेस हो, जो भी चीज होगा ना, आप 5th and 6th ईयर का साथ में देखोगे। मतलब कैलकुलेशन ऑफ सेट ऑफ एंड सेट ऑन विल स्टार्ट इन दिस 6th ईयर। बट कब का देखने का? 6th ईयर का देखोगे तो 1 साल तो पीछे जाओगे ना, जब आपको पता चलेगा क्या सेट ऑफ करना है या क्या सेट ऑन करना है। कुछ समझ रहा है? मैं वापस पूरा बोलूंगी, बस सिर्फ ध्यान देते जाना, ठीक है? अच्छा, अब 7th ईयर में क्या होगा? अगेन प्रॉफिट होगा तो बोनस दोगे, सेट ऑफ सेट ऑन प्रोविजन भी आएंगे। अच्छा, अब कितने साल पीछे जाओगे वो बताओ? 5th ईयर, 6th ईयर एंड 7th ईयर। समझ में आया? तो ये है तुम्हारा प्रोविजन फॉर द न्यूली एस्टैब्लिश बिजनेस। वापस से सुनना। अच्छा, अभी एक और चीज, पहले हम लोग ना कितने 3 पॉइंट लिखे थे ना हम लोगों ने यहाँ पे कि कैसे कैलकुलेशन करना है। तो न्यूली एस्टैब्लिशमेंट में कैलकुलेशन होगा जब प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 5 years ऑफ द बिजनेस, जब जब प्रॉफिट हुआ तब तक आप बोनस पे करोगे, बराबर? लेकिन उसमें सेट ऑफ और सेट ऑन के प्रोविजन लॉजिकली भी लॉ वाइज भी आएंगे ही नहीं, बिकॉज कुछ है ही नहीं सेट ऑफ सेट ऑन करने के लिए, देयर इज नो पास्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है? लेकिन फ्रॉम द 6th ईयर ऑनवर्ड, 6th ईयर में अब आप लोग बोनस पे करना, थोड़ा थोड़ा एस्टैब्लिश बिजनेस बन रहे हो, तो सेट ऑफ एंड सेट ऑन के प्रोविजन आएंगे। बट कौन से साल का सेट ऑफ सेट ऑन? तो 6th ईयर में, 5th ईयर का, 6th ईयर का, ठीक है?
अब आते हैं 7th ईयर में, तो वापस सेट ऑफ सेट ऑन प्रोविजन आएंगे, तो कहाँ जाओगे, तो 7th ईयर में पास्ट के 2 साल है, तो 5th ईयर, 6th ईयर एंड 7th ईयर। अभी समझ आया। अब 7th ईयर के बाद क्या होगा, तो आएगा 8th ईयर। अब 8th ईयर से ये एस्टैब्लिशमेंट नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट की कैटेगरी में आ जाएगी। तो आपने जो बोनस कैलकुलेशन पढ़ लिया ना, वो बोनस कैलकुलेशन यहाँ पे अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया, एकदम सिंपल और लॉजिकल चीज है। So now what we are saying is special provisions for newly established establishment or a very starting establishment। वो लोग आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन पहले वाले कोड मतलब पहले वाले हमारे उसमें नहीं था, तो दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन। तो हम लोग बात करें अबाउट स्पेशल प्रोविजन। अब कैलकुलेशन कैसे होगा, बिकॉज लॉजिकली आप डे 1 पे बिजनेस चालू करते हो, तो किसी भी कंपनी में कितना भी अच्छा आइडिया हो, डे 1 पे प्रॉफिट या डे 1 पे बिजनेस सक्सेसफुल होना शुरू नहीं हो जाता, ठीक है। तो लेट अस गिव देम टाइम फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस सो दैट दे सेटल डाउन देयर बिजनेस। अब सेटल डाउन कैसे करेंगे, तो सेटल डाउन करने के लिए व्हाट फर्स्ट दे विल डू इज फॉर द 1 to 5 ईयर्स, फर्स्ट से लेकर 5 साल तक दो चीजें करोगे आप, कैलकुलेशन या बोनस तभी पे करोगे जिस साल में कंपनी को प्रॉफिट हुआ। अगर आप बोलते हो कि 5 के 5 साल में प्रॉफिट नहीं हुआ, तो बोनस दोगे आप नहीं। समझ आया। अच्छा, इस कैलकुलेशन में आप सेट ऑफ और सेट ऑन को कंसिडर नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, बिकॉज नो पास ऑफ द कंपनी, तो क्या सेट ऑफ होगा या क्या सेट ऑन होगा, देयर इज नो डेफिशिएंसी, देयर इज नो सरप्लस, ठीक है। नाउ फॉर द 6th ईयर, तो 6th ईयर में हम थोड़े से स्टैब्लिश हो गए, 5 साल हो गया हमारे बिजनेस को चालू हुए, तो 6th ईयर में हम क्या करेंगे, 6th ईयर में नॉर्मल प्रोविजन धीरे धीरे अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। मतलब अब सेट ऑफ और सेट ऑन आएगा, बट सेट ऑफ और सेट ऑन कौन से साल से गिनोगे, तो पास्ट ईयर विच इज योर 5th ईयर एंड करंट ईयर, बराबर। 7th ईयर में क्या होगा, अगेन सेट ऑफ सेट ऑन आएगा। अब आपके पास पास्ट में 2 साल है, तो 5th ईयर, 6th ईयर एंड 7th ईयर, बराबर। अभी 8th ईयर ऑनवर्ड्स क्या, तो 8th ईयर ऑनवर्ड्स हम लोग बोलेंगे कि ये एस्टैब्लिशमेंट नॉर्मल जैसी एस्टैब्लिशमेंट है वैसी एस्टैब्लिशमेंट चलेगी, और फिर जो सेट ऑफ सेट ऑन पढ़ा था, बोनस कैलकुलेशन पढ़ा था, सब कुछ एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। कुछ समझ में आया, पक्का। एक बार इसको रीड करते हैं। तो अब है ना, हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले आप सॉल्व करोगे, एक इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड दूसरा हमने वो जो बोनस कैलकुलेशन पढ़ा था उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझा, चलो अभी देखते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ बोनस इन न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, calculation shall start following the accounting year in which the employer sells the goods produced or manufactured by him or services rendered. Please see very carefully. In the first 5 accounting years, bonus shall be payable only if the employer derives profit. ठीक है। दूसरा, calculation shall be as per the code, जो आपने पढ़ा वैसे ही होगा, but without the provision of set off and set on. ठीक है। Now, from the 6th and 7th year, तो 6th ईयर में क्या होगा, set off and set on shall be made taking into account the excess or the deficiency of the allocable surplus in the 5th and 6th accounting years। अच्छा, 7th वालों में मैंने देखो क्या किया है, इधर से लेकर इधर तक सब कुछ सेम रखा है, क्योंकि मुझे ना लिखने में बहुत आलस आ रहा था, मैं आलसी हो गई थी तुम लोग की तरह, तो मैंने ऐसे लिख दिया सेम। तुम लोग नहीं करोगे ये काम, क्योंकि मैंने ये ऐसे किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चीजें सेम है। 7th ईयर में भी आप सेट ऑन एंड सेट ऑफ करोगे, एक्सेस एंड एफिशिएंसी जो होगा उसको कंसिडर करोगे, बट नीचे देखो जहाँ चेंज हो रहा था मैंने वही लिखा, उधर 5th और 6th ईयर था, यहाँ पे 5th, 6th एंड 7th ईयर था, ठीक है। तो मैंने बस उतना चीज लिखा, ऊपर का लिख दिया सेम। तुमको ये चीज ना इधर करनी है ना एग्जाम में करनी है, समझ आया। तो दिस इज योर प्रोविजन, ओके। अब देखो क्या लिखा हुआ है, from the 8th accounting year following the accounting year in which the employer sells the goods produced or manufactured by him, provision of section 36 will apply। what is section 36? तो पूरा का पूरा बोनस कैलकुलेशन आप करके आए हो, that is your provision of section 36। आर वी क्लियर विद दिस, पक्का। अच्छा, तो एक ये सम सॉल्व करना है हमको, तो ये तो अभी हमने फ्रेश पढ़ा है, और ब्रेक से पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, वो जो अकाउंटिंग, वो पूरा कैलकुलेशन ऑफ बोनस। तो मैं आपको एक बार वो वापस से फ्लो चार्ट देखो इधर बना हुआ है, वो बता देती हूँ, सो दैट आप लोग अभी 2 सम खुद से सॉल्व करोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो हमने ब्रेक से पहले जो बोनस कैलकुलेशन पढ़ा था, एप्लीकेबल ऑन ऑल एस्टैब्लिशमेंट, तो वो ऐसे था कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना था। अभी ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट अगर कैलकुलेशन पूछता है तो आपको दे देंगे, लेकिन लॉजिक प्रोविजन क्या बोलता है, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी बैंकिंग कंपनी में अलग और नॉर्मल कंपनी में अलग, ठीक है, बट एज कैन बी प्रिस्क्राइब, लेकिन क्या, तो 2 शेड्यूल दिए हुए जो बैंकिंग में और अदर एस्टैब्लिशमेंट में अप्लाई होंगे, ठीक है।
ग्रॉस प्रॉफिट में के नाम में ही ग्रॉस लिखा हुआ है तो इट्स नॉट द फाइनल प्रॉफिट, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट में से आप निकालोगे अवेलेबल सरप्लस। अवेलेबल सरप्लस ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चों को माइनस करने के बाद आता है, तो फॉर्मूला बनता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 34। नाउ व्हाट आर दैट डिडक्शन, तो डेप्रिसिएशन एंड डायरेक्ट टैक्स, डी एंड डी और डी स्क्वायर, ठीक है। नाउ उसके बाद आप निकालते हो अलोकेबल सरप्लस, तो आइदर 60% इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड 67% इन केस ऑफ अदर एस्टैब्लिशमेंट, ओके। एंड देन जो भी बोनस आया वो आप लोगों को देना है। अच्छा, आप लोग को वो लोग एग्जाम में ना परसेंटेज दे सकते हैं, से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ 10% ऑफ बोनस, ये परसेंटेज चलेगा बोनस के लिए? यस। 30%, देखो बोनस का परसेंटेज शुड बी बिटवीन द रेंज ऑफ दिस, इसके बीच में कोई भी रख सकते हैं। देखो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप मिनिमम ही रखोगे या मैक्सिमम ही रखोगे, आप इसके बीच में 15%, 10%, जो भी मन में आता है वो रख सकते हो, ओनली टू मेक श्योर इसके नीचे ना जाए और इसके ऊपर ना जाए, बराबर? इतना समझ गया? ओके डन। तो मैं आपको अब वो दो सम दिखाती हूँ, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। चलो, सो लेट अस डिस्कस नाउ। पहला वाला टेबल सॉल्व करते हैं। नो, यस, गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड श्वेता। चलो फर्स्ट वाला टेबल सॉल्व करते हैं, तो हम पहले इसी क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली फॉर दोज एस्टैब्लिशमेंट जो न्यूली एस्टैब्लिश बिजनेस है, जो अभी हम लोगों ने रूल किया था उसके बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट 5 इयर्स में लॉजिक ये बोलता है, हमारा रूल ये बोलता है कि जब जब जिस सालों में प्रॉफिट होगा उस सालों में बोनस आएगा। और एकदम सिंपल है, यहाँ तो और भी सिंपल है, क्योंकि हमको ना सेट ऑफ देखना है ना सेट ऑन देखना है, ठीक है। तो खाली देखना है कि प्रॉफिट आएगा यस, प्रॉफिट आएगा नो, जो भी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, पहले साल में देना है बोनस? नहीं। दूसरे साल में? यस। तीसरे साल में? नो। फोर्थ एंड फिफ्थ? यस एंड यस। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अच्छा, 6th एंड 7th ईयर के लिए रूल, और वो क्या बोलता है वो देखो। तो 1 to 5 ईयर्स में क्या था रूल? नॉट रिक्वायर्ड, ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट द बोनस विल बी पेड, ठीक है। तो बोनस ओनली व्हेन प्रॉफिट, और सेट ऑफ सेट ऑन आएगा नहीं। 6th ईयर में क्या होगा? बोनस आएगा क्या? यस। अच्छा, अब आएगा सेट ऑफ एंड सेट ऑन, कौन से साल का देखने का? 5th एंड 6th ईयर, समझ रहा है ना। फिर 7th ईयर में क्या करोगे? अगेन बोनस आएगा। अब सेट ऑफ एंड सेट ऑन ऑफ 5th ईयर, 6th ईयर एंड 7th ईयर, बराबर? ओके, नाउ 8th ईयर ऑनवर्ड्स इट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट। तो आप लोगों ने जो बोनस कैलकुलेट किया था वही सेम टू सेम होगा, बराबर? बस सबका आंसर यही आया? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन एनी पॉइंट? ऑनलाइन स्टूडेंट बराबर एकदम यही आया ना आंसर? बस इसमें रूल अप्लाई करके आंसर लिखना था, ठीक है। दे कैन आस्क यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो दैट कैन बी योर सोल्यूशन। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, जिसमें अपने को कैलकुलेशन करना था। चलो, सो हमने कैलकुलेशन किया। तो अपनी कंपनी है 10 एम्प्लॉइज एंड ईच एम्प्लॉय अर्न्स दिस मच अमाउंट एंड ऑल दैट थिंग। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, आप लोगों ने 21,000 पर मंथ था वो, ठीक है। और ये पूरे साल का दिया हुआ है, तो पूरे साल का हर महीने का उसके बेचारे के 10,000 रुपए हुए, विच इज वेरी मच विद इन द लिमिट ओनली, ठीक है। अच्छा, स्टेप 1 इज ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन। क्या करोगे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन में? कुछ नहीं, डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है आपको 20 लाख रुपए, ठीक है। और ये 20 लाख रुपए कैसे आए? तो हम लोगों को नॉर्मली आपके शेड्यूल के हिसाब से एज प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वो देखना है, ठीक है। ओके, नाउ अवेलेबल सरप्लस फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिडक्शन, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 20 लाख, क्या माइनस किया आपने इसमें से? डेप्रिसिएशन एंड डायरेक्ट टैक्स, दोनों माइनस करना था, यस, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन 3 लाख माइनस 4 लाख, तो कितना आया आपका? 13 लाख, परफेक्ट। तो स्टेप 2 राइट आया, स्टेप 1 राइट आ गया। अभी स्टेप 3 अलोकेबल सरप्लस, किसका करोगे आप लोग? 13 लाख, फॉर्मूला इज यस। तो अवेलेबल सरप्लस का यू विल डू 60%, 13 लाख इनटू 60%, कितना आएगा? 7,80,000। अच्छा, अब अगर इसके आगे मैं आपको बोलूं कि हमको सारे एम्प्लॉयज को 10% देना है, तो आप करोगे 7,80,000 का 10% एंड आगे का कैलकुलेशन, मतलब ये है आपकी फाइनल अमाउंट फॉर बोनस पेमेंट, दैट इज अलोकेबल सरप्लस।
समझ आया क्या? एकदम इजी। आज का पूरा लेक्चर एकदम काम का था। हो सके तो तुम्हारे पास टाइम मिले तो एकदम ऐसे बहुत बिजी स्केड्यूल में से अगर थोड़ा आधा घंटा निकल जाए ना, तो आज के आज ये जो बोनस वाला चैप्टर है ना, वो आज ही रिवाइज कर लेना, ठीक है? सो दिस पार्ट इज योर डन विथ योर बोनस, ठीक है? अब इसके बाद बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, वो हम लोग करते हैं। अच्छा, कुछ लिखना बाकी है? वो प्रोविजन ना, एक मिनट, कौन सा वाला? ये वाला? अच्छा हाँ, चलो फटाफट खत्म कर दो इसको। नाउ हियर योर चैप्टर विथ रिस्पेक्ट टू बोनस इज फाइनली कंप्लीटेड, ठीक है? हमने पेमेंट ऑफ वेजेस किया था, हमने मिनिमम वेजेस किया, हम लोगों ने किया फिर पेमेंट ऑफ बोनस, ठीक है? अब जो प्रोविजन बाकी ना, या ये इस चैप्टर के जो बाकी की चीज़ें हैं, वो बहुत सिंपल है। एंड अब हम लोगों को ना ज़्यादा कुछ लिखना पड़ना नहीं है। तो आप लोगों को अभी पढ़ना है एक तो चैप्टर 5 विच इज योर एडवाइजरी बोर्ड। याद है हमने वो कोड में भी जैसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड किया था? ये देखो आपको वापस वही दिखेगी, ठीक है? बस थोड़ा सा यहाँ पे कंपोजिशन अलग है एंड व्हाट एडवाइस दे विल गिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर वो अलग होगा, बिकॉज इधर वेजेस के लिए बना हुआ है तो इनकी एडवाइजरी उसके रिगार्डिंग होगी, ठीक है? देन एक और इजी चैप्टर है विच इज पेमेंट ऑफ ड्यूज क्लेम्स एंड ऑडिट। ये भी बहुत सिंपल है कि मतलब किसको हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट, तो एम्प्लॉयर हमको पता है, लेकिन बहुत बार होता है ना एम्प्लॉय की डेथ हो गई या एम्प्लॉय इज नॉट नोन, तो किसको पेमेंट करने का उसकी बात है, ठीक है? डिस्प्यूट होता है तो किस अथॉरिटी को रिफर करने का, वैसे। देन आप लोगों का है कि किसको रिफर किया जाएगा, रिकवरी ऑफ क्लेम वगैरह सब कुछ होगा। इसके बाद है ना चैप्टर में थोड़े से और मॉड्यूल में हमारे इस कोड से रिलेटेड थोड़े से और पेजेस बचते हैं, ठीक है? ये जो लास्ट लास्ट के मिसेलेनियस है उससे रिगार्डिंग, ठीक है? तो जितना काम का था ना वो काम की चीजें हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी ऑलरेडी, ठीक है? इसके बाद भी थोड़ा सा चीज और बचा हुआ है, बट वो चीज है ना हम लोग मॉड्यूल में मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है क्या पढ़ना हुआ है वो पेज से, ठीक है? तो उसको ना वापस लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसको पढ़ेंगे वही हाईलाइटेड मॉड्यूल में से एंड मैं उसी का पीडीएफ तुमको दे दूंगी। तो कोड ऑन वेजेस पे जितना आप लोगों ने लिखा ये आप लोग इधर से पढ़ोगे, बाकी के जो लास्ट के कुछ पेजेस है वो वही मॉड्यूल का जो हाईलाइटेड पार्ट है उसमें से पढ़ोगे। और वो वाला पार्ट कैसा है पता है? बस एक दो बार रीड करना है वैसा वाला पार्ट है। जितना इंपॉर्टेंट चीजें थी वो यहाँ पर तक हुई खत्म, ठीक है? तो वो धीरे धीरे जैसे आएगा वो करेंगे। पहले हम लोग इसका जितना लिखा हुआ पार्ट है और इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो अब अपने पास में ना एडवाइजरी बोर्ड है, तो दैट इज योर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 अंडर योर मिनिमम सॉरी कोड ऑन वेजेस। अच्छा, आपने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड देखा था, ठीक है? नाम में सेंट्रल दिया हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नाम में स्टेट दिया होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डन बाय योर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? अच्छा, ये लोगों का कॉम्पोजिशन अगर आप लोगों को याद होगा तो क्या था पता है? रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर साइड, रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉइज साइड, इक्वल इन नंबर। बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जब इक्वल इन नंबर हो रहा था तो उस केस में फिर डिसीजन तो इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो हमने पता है इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स रखा था, बस यहां तक का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। वन मोर पॉइंट दे हैव एडेड इज कि हम लोगों को अगर हमने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाया है ना तो हमको एक चीज और चाहिए नई, वो है 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब हमको ना ऐसे कुछ लोग चाहिए जो स्टेट के साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अच्छा, ये मेंबर कौन होगा? वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमको बताएगा और वही नॉमिनेट करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में वन मोर पॉइंट दैट इज एडेड इज योर दिस थिंग, बराबर? अच्छा, ये चीज स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में आएगी? नहीं आएगी ना, हम लोग सेंट्रल की बात करें तब हम लोगों ने स्टेट में से नॉमिनेट किया। स्टेट वाले में से क्या नॉमिनेट करोगे? तो स्टेट का कंपोजिशन एज इट इज सेम टू सेम रहेगा। समझ आया? नाम में दिया हुआ है एडवाइजरी, तो क्या एडवाइस करेंगे ये लोग इस कोड के अंदर वो बताओ। कोड में क्या था? सब प्रॉब्लम्स हमने जो वेजेस से रिलेटेड थी वो एड्रेस किया था। तो पहला तो हमने क्या एड्रेस किया था? अच्छा, पेमेंट ऑफ वेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले की पहले मिनिमम वेजेस सेट करना इज इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। तो फिक्सेशन स्लैश रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस, ठीक है? ये सेट करने के बाद आप फिर टाइम लाइन फॉर पेमेंट और वो सब देखोगे तो वो पेमेंट ऑफ वेजेस हुआ, ठीक है? अच्छा, इस कोड में हम लोगों ने कुछ इक्वल रेम्यूनरेशन की भी बात किया था, ठीक है? तो हम लोगों को क्या करना है? मेक श्योर करना है कि वुमेन विल बी मोर एम्प्लॉयड, मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाए एंड द एक्सटेंट एंड द मैनर टू विच वुमेन में बी एम्प्लॉयड इन द अदर एस्टैब्लिशमेंट। ये सब चीजों से एडवाइस हमारा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एज वेल एज स्टेट एडवाइजरी बोर्ड देगा, ठीक है? तो मेरे लिए एक आंसर कम हो गया। मतलब अगर एडवाइजरी रोल का शॉर्ट नोट आपको पूछा अंडर कोड ऑन वेजेस, तो अगर चाहे वो आपको सेंट्रल पूछे चाहे आपको स्टेट पूछे, आपको सेम पॉइंट दोनों में लिखने हैं।
ये समझ में आया? अब देखो ध्यान से वन बाय वन. So now we have the Central Advisory Board and the State Advisory Board. सेंट्रल बोला तो कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डन बाय योर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट बोला तो कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डन बाय योर स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. अच्छा ये पॉइंट देख लो, पहला वाला देखो, रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इक्वल इन नंबर, सेम. इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3, सेम. नया क्या ऐड हुआ? दिस वन. 5 representatives of such state government as nominated by your central government. ये नया पॉइंट आप लोगों के लिए बनेगा. लेकिन जब आप स्टेट एडवाइजरी बोर्ड पढ़ोगे तो आपको सिर्फ पॉइंट 1 एंड 2 लिखना है, एंड पॉइंट 1 एंड 2 सेम है. बराबर. नाउ व्हाट एडवाइजेस दे विल डू, तो चाहे सेंट्रल हो कि चाहे स्टेट हो, एडवाइजेस वो लोग करेंगे रिगार्डिंग फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस, प्रोवाइडिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन. ठीक है. एंड एक्सटेंड टू विच विमेन में बी एम्प्लॉयड इन सच मैनर एंड सच अदर एडवाइजेस, जो हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बताएगा. बराबर. अच्छा जब ये लोग एडवाइस देंगे तो क्या ऐसे हवे में एडवाइस देंगे, तुक्का मारेंगे मस्त सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, हाँ ये चीज होनी चाहिए? कुछ तो फैक्टर्स दे विल कंसिडर व्हाइल गिविंग दिस टाइप ऑफ एडवाइसेस. तो देखो क्या फैक्टर्स बोले हुए. नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड. अच्छा अगर नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड बराबर है तो क्या ये एडवाइस दोगे कि नहीं और नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड बढ़ा? तो फैक्टर पहले ये तो देखना पड़ेगा. दूसरा, किस टाइम का काम किया करवाया जा रहा है. तो देखो हमारी इंडस्ट्री हो सकती है हजार्डस या नॉन हजार्डस, तो वो चेक करेंगे. क्या हमारी विमेन फीमेल वहां पे काम करने के लिए सूटेबल है क्या? हजार्डस एंड डेंजरस में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होगा वैसे. एंड व्हाट इज द नीड फॉर प्रोवाइडिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन. तो नीड ये है कि हमको चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड नो डिस्क्रिमिनेशन. तो हम पहले ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करेंगे, बेस्ड ऑन दैट हम ये एडवाइस करेंगे. अच्छा ये एडवाइस कौन देगा? तो सेंट्रल वाला भी सेम एडवाइस देगा, स्टेट वाला भी सेम एडवाइस देगा. समझ में आया कुछ? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. हाँ बोलो. हाँ 1/3 वाला जो यहाँ पे है ना, उसमें एक और नया चीज ये आया कि जो भी इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे ना 1/3, वो सारी की सारी विमेन चाहिए हम लोगों को. ठीक है. तो इसीलिए 1/3 मेंबर्स ऑफ दैट टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी योर फीमेल मेंबर्स. ओके. तो तुम ऐसे बोल सकते हो, दो नए पॉइंट आप लोगों के लिए, एक ये वाला एंड वन इज दिस वन. ठीक है. चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे, विच इज योर पेमेंट ऑफ ड्यूज, क्लेम्स एंड द ऑडिट. अच्छा ड्यूज का मतलब जो आउटस्टैंडिंग पैसा देना है, और क्लेम मतलब जो हमारे एम्प्लॉय क्लेम करने आया वो. हर एक केस में ये पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? ऑफकोर्स एम्प्लॉयर की. अच्छा अगर कोई सिचुएशन में एम्प्लॉयर फेल्स टू मेक द पेमेंट तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? देखो अगर कंपनी हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? जो ओनर होगा, मेन पर्सन होगा उसकी. फर्म हो या एसोसिएशन हो या कुछ भी हो, देखो एम्प्लॉयर और ओनर अलग अलग हो सकते हैं मे बी. ठीक है. तो इफ एम्प्लॉयर फेल्स टू मेक द पेमेंट तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? जो ओनर होगा ना उस एस्टैब्लिशमेंट का, उसकी आएगी. अब कोई कोई केस में एम्प्लॉयर एंड द ओनर आता है सेम. ठीक है. तो फिर अगर वो पेमेंट नहीं करता तो उसके आगे फिर प्रोसीड किया जाएगा, फिर अथॉरिटी आएगी पिक्चर में और उनको पेमेंट करने के लिए बोलेगी, उनसे रिकवरी ऑफ क्लेम्स कराया जाएगा. बराबर. ओके. नाउ द सेकेंड सिचुएशन इज कि हमारा जो पर्सन है ना, एम्प्लॉय जिसको हमको ये पेमेंट करना है, ठीक है, इसके साथ दोनों में से एक सिचुएशन हुई है. या तो इसकी हो गई है डेथ, ठीक है, या फिर ये एम्प्लॉय ट्रेस नहीं हो पा रहा, मतलब ये ना गुम हो गया, गायब हो गया, मिल लेना है. ठीक है. तो दोनों केस में एम्प्लॉयर एकदम खुश हो जाएगा ना कि अरे चलो गया, अभी अपने को कुछ पेमेंट नहीं करने का. नहीं, स्टिल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर इज देयर. तो अगर एम्प्लॉय नहीं मिल रहा ना, या उसको आप ट्रेस नहीं कर पा रहे ना, तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो आपसे एक नॉमिनेशन फॉर्म भराया जाता है. ठीक है. जिसके अंदर आप लोग नॉमिनी का नाम लिखते हो. तो अगर एम्प्लॉय नहीं मिल रहा तो उसने नॉमिनी का नाम तो लिखा होगा, तो एम्प्लॉयर पेमेंट किसको करेगा? नॉमिनी को. तुम बोलोगे उसने नॉमिनी भी नहीं अपॉइंट किया है. ठीक है. तो एम्प्लॉयर बच गया, अभी भी नहीं बचा. अगर नॉमिनी नहीं अपॉइंट किया हुआ है तो हमारे एम्प्लॉयर को जो अथॉरिटी अपना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोलेगा उसको जाके वो अमाउंट जो है ना एम्प्लॉय का बनता है वो जाके डिपॉजिट कर देने का. ठीक है. अच्छा ये अथॉरिटी कौन होगी? ऑब्वियसली हमारा कोर्ट हो सकता है, हमारी अथॉरिटी हो सकती है, जिसके पास ये पैसा एकदम सेफ पड़ा होगा, कोई भी मिसयूज नहीं करेगा. तो इन फ्यूचर जब एम्प्लॉय मिल जाता है या उसका नॉमिनी मिल जाता है, जो भी, उसको ये अमाउंट सीधा का सीधा दे दिया जाएगा. ये समझ में आया? तो हम क्या बात करें? हम ये बात करें कि प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज, क्लेम्स एंड एवरीथिंग इज ऑफ योर एम्प्लॉयर. अगर एम्प्लॉयर नहीं करता तो फिर जो ओनर होगा वो करेगा. नाउ
द सिचुएशन हियर इज कि एम्प्लॉय की या तो डेथ हो गई है या एम्प्लॉय ट्रेसेबल नहीं है, तो एम्प्लॉयर खुश नहीं हो जाएगा कि पेमेंट से अब मैं पार्टी करूंगा। एम्प्लॉयर को करना पड़ेगा डिपॉजिट ऑफ दैट अमाउंट। अगर नॉमिनी अपॉइंट किया था तो नॉमिनी के पास में, अगर नॉमिनी अपॉइंटेड नहीं है तो अथॉरिटी के पास में जाके आप लोग डिपॉजिट करो। एंड हु इज दैट अथॉरिटी, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोलेगा उस अथॉरिटी के पास में डिपॉजिट करने का। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कब हम लोग बोलेंगे कि एम्प्लॉयर ने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को कंप्लीट किया है एंड नाउ द एम्प्लॉयर इज डिस्चार्ज्ड ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो कब बोलोगे कि एम्प्लॉयर ने अपनी पूरी ड्यूटी निभा ली है एंड नाउ ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम दैट, कब होगा? यस, आफ्टर पेइंग एंड कंप्लीटिंग ऑल द ड्यूज क्लेम्स, जो भी हमको एम्प्लॉय को देना था वो, या तो एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली एम्प्लॉय को दे दिए, लेकिन अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो किसको दिया होगा? नॉमिनी को। अगर नॉमिनी नहीं है तो किसको दिया होगा? अथॉरिटी को। तो जब एम्प्लॉयर ने ये सब चीजें कर ली है तब हम लोग मानेंगे कि एम्प्लॉयर ने अपना सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लिया। नाउ ही इज फ्री फ्रॉम हिज ड्यूटी, नाउ ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ आया? बहुत ही छोटू छोटू से एकदम इजी इजी प्रोविजन है, बस यही है लास्ट पार्ट का चैप्टर का। नाउ सी, so now chapter number 6 says that principal responsibility to pay all the dues is of your employer. अगर employer fails to make such payment, then the company or the firm or association or any person who is the proprietor, that means the owner, shall make the payment. पेमेंट ऑफ वेरियस अनडिसबर्स्ड ड्यूज। अनडिसबर्स मतलब अभी तक हमने एम्प्लॉय को दिया नहीं था, तो क्या मैं आउटस्टैंडिंग भी बोल सकती हूँ इसको? यस। तो अब वेजेस हो या बोनस हो या कोई भी अमाउंट हो, ठीक है, उसकी बात हो रही है। सो अनडिसबर्स्ड ड्यूज ऑफ एन एम्प्लॉय सच एज वेजेस, बोनस, अदर पेमेंट बी प्रॉपर्ली सेटल्ड इन द इवेंट ऑफ डेथ और देर आर नो वेयर अबाउट्स आर नोट। मतलब एम्प्लॉय कहाँ गया, क्या हुआ उसके साथ, वो कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब किसको पेमेंट करोगे? तो जो नॉमिनेशन में हमने नॉमिनेट किया था उसको, अगर नहीं किया था तो डिपॉजिट कर दो विद सच अथॉरिटी। अभी अथॉरिटी भी हमको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगा। ठीक है, नाउ डिस्चार्ज ऑफ द एम्प्लॉयर, all amounts payable by the employer are paid by the employer with the person nominated by him. ही मतलब वो एम्प्लॉय ने जो नॉमिनेट किया था वो, और अगर नहीं नॉमिनेट किया है तो एम्प्लॉयर ने अथॉरिटी को दे दिया है, एंड देन द एम्प्लॉयर शैल बी डिस्चार्ज ऑफ हिज लायबिलिटी। समझ आया? पक्का? तो दिस इज योर थिंग। चलो फटाफट से लिख दो, देन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।